121 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। हे लाओमो को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने कई तस्वीरें निकाली और उन्हें उनके सामने फेंक दिया। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सोचें। ध्यान से देखने पर उनके शरीर तुरंत अकड़ गए और उनकी पुतलियां तेजी से फैल गईं। हैरानी की बात यह थी कि ये उनके रिश्तेदारों की तस्वीरें थीं। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अंडरवर्ल्ड के नियम समझते हो? परिवार को इसमें शामिल मत करो। एक एक करके तस्वीरें देखने के बाद उन्होंने लाओमो को घूर कर देखा। क्या मैंने उन्हें छुआ नहीं? मैंने तो बस चुपचाप कुछ तस्वीरें खींच लीं। लेकिन उन्हें न छूने की शर्त यह है कि आप ब्लड स्लॉटर सोसाइटी में शामिल हों। अगर आपको यह नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आगे क्या होगा। लाओमो का लहजा भयावह था। तुम नीच हो। मैंने तुम्हारे जैसा निर्लज्ज व्यक्ति कभी नहीं देखा। अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे। कुछ बूढ़ी, कमजोर महिलाओं और बच्चों पर हाथ उठाना किस तरह की कला है? दोनों भाई घृणा से उबल रहे थे। अगर नजरें जान ले सकती, तो लाओमो अब तक राख में तब्दील हो चुका होता। पर्याप्त। ये देखकर कि उनमें अभी भी गाली गलौज करने की प्रवृत्ति थी, लाओमो ने अधीरता से हस्तक्षेप किया। अब मैं आपको अपना विकल्प बताने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। 10, 9, 8, 7, 3, 2। जैसे ही वह 1 तक गिनने वाला था, उन सभी ने शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। शामिल होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे मौत से नहीं डरते थे, लेकिन मौत की वजह से वे अपने परिवारों को फंसा नहीं सकते थे। उन्होंने ऊपरी तौर पर समझौता करने का फैसला किया और फिर बाद में उसे करारा झटका देने का अवसर तलाशने की योजना बनाई। उनके 6 भाई खून के रिश्तों वाले भाइयों की तरह थे। वे अपने दागे के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते थे? क्लैंग। तभी उनके सामने एक खंजर फेंका गया। इसका अर्थ क्या है? वे सभी असमंजस भरी नजरों से लाओमो की ओर देखने लगे। चूंकि तुम मेरे रक्तवध समाज में शामिल हो गए हो, इसलिए कुछ ईमानदारी दिखाओ। ब्रदर्स गैंग के सदस्य थोड़े असमंजस में थे और उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लाओमो ने दीवार के सहारे लेटे हुए और लगातार खून की उल्टी कर रहे शियाओ शुंजी की ओर उंगली उठाई। वह अभी भी सांस ले रहा है और उसे काफी दर्द हो रहा है। आप सभी जाकर उसकी मदद करें। भाइयों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके दिल कांपने लगे। कितना निर्दयी। जियाओ शुनजी उनके ब्रदर्स गैंग का सदस्य था और ब्रदर्स गैंग के खत्म हो जाने के बाद भी वह उन्हें सूचित करने के लिए भाग निकला। उन्हें पूर्णतः वफादार कहा जा सकता है। लाओमो चाहता था कि वे इस वफादार छोटे भाई को मार डालें। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो वे सबके सामने हंसी का पात्र बन जाएंगे। भूमिगत दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर यह पहले की बात होती, तो मरने पर भी वे किसी भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन अब वे मर नहीं सकते थे। अगर उनकी मृत्यु हो जाती, तो उनके परिवारों को भी कष्ट सहना पड़ता। ओल्ड 5 ने सबसे पहले खंजर उठाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शियाओ शुंजी की ओर बढ़ा। लात लगने से बुरी तरह धक्के खाने के बाद जियाओ शुनजी को ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग अपनी जगह से हट गए हों। उसने लाओमो की कही हर बात सुनी और उसका दिल भय और बेचैनी से भर गया। ओल्ड 5 को आते देख उसने खौफ से भरी आंखों से कहा, 5वें भाई, नहीं, मैं शियाओ शुनजी हूँ। आपने कहा था कि भाई शरीर के अंगों की तरह होते हैं और आप कभी भी किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे आपको पीट पीट कर मार ही क्यों न डाला जाए। ओल्ड 5 के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही बार में शियाओ शुंजी को खत्म करने की तैयारी कर ली। इस तरह वह अकेले ही दोष अपने ऊपर ले सकता था और बाकी भाई सुरक्षित रह जाते। वह जैसे ही यह सोच रहा था, लाओमो की आवाज सुनाई दी। मेरा मतलब है, आप में से हर किसी को एक ही मौका मिलेगा। अगर किसी ने उसे चाकू नहीं मारा है और उसकी मौत हो जाती है, तो मैं आपके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ओल्ड 5 ने जो सांस रोक रखी थी, वह फिर से खुल गई और उसने निराशापूर्वक शियाओ शुंजी को चाकू मार दिया। इसके बाद ओल्ड 4 थर्ड ब्रदर और सेकंड ब्रदर का नंबर था। हे भगवान, तुम किस तरह के बदमाश गिरोह के सदस्य हो? मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगा। भाई, बस चले जाओ। हमें तुम्हारे लिए खेद है। हम आपके परिवार की देखभाल में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। दूसरे भाई के अंतिम वार से शियाओ शुंजी का गला कट गया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लाओमो ने ताली बजाई, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ब्लड स्लॉटर सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है। 071 नेक इरादे से बोला गया झूठ। गुरु शिष्य का बोध। घनिष्ठ उत्पीड़न। ब्लड स्लॉटर सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है। मुस्कुराते हुए लाओमो के सामने ब्रदर्स गैंग के सदस्य बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं सके, उनके चेहरे बेहद उदास थे। अचानक उन्होंने देखा कि जो महिला एक तरफ से देख रही थी, अब उसके हाथ में एक कैमरा था जो उनकी ओर ताना हुआ था। दूसरे भाई ने ध्यान से देखा, उसका दिल बैठ गया और उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इसका अर्थ क्या है? मैं आप लोगों के बीच के भाईचारे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चिंता मत करो, जब तक आप लोग कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, वीडियो लीक नहीं होगा। दोनों भाइयों के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अपने भाई को चाकू मारना ही उनके लिए काफी नहीं था, वे सबूत भी छोड़ रहे थे। उनका मानना था कि एक बार यह वीडियो जारी हो जाने पर उनके भाइयों की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वे न केवल भूमिगत दुनिया में रहने में असमर्थ होंगे, उनके परिवार भी इससे प्रभावित होंगे। एक वीडियो ने उनके सभी बुरे विचारों को खत्म कर दिया। इसका उद्देश्य उन्हें जीवन भर नियंत्रित करना था। दोनों भाई इतने निराश थे कि उन्हें खून की उल्टी करने का मन कर रहा था।
जू हाओ द्वारा लाओमो को भाइयों को वश में करने के लिए नियुक्त करने का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से ब्लड स्लॉटर सोसाइटी में कुछ और युद्ध क्षमताएं जोड़ना नहीं था। वास्तविकता में इससे युद्ध क्षमता में कोई खास वृद्धि नहीं होगी। वे किसी महत्वपूर्ण क्षण में उनकी पीठ में छुरा भी घोंप सकते हैं। आखिरकार उन्हें अपरंपरागत तरीकों से मजबूर किया गया था। उन्हें शामिल होने के लिए धमकाने का कारण वास्तव में उनके दागे और नायक चेनमो से निपटने की तैयारी करना था। नायक और उसका गुरु शिष्य बहुत शक्तिशाली हैं, ब्लड स्लॉटर सोसाइटी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तब उनके पास कुछ तरकीबों और चालों का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। ऐसा माना जाता था कि इन भाइयों द्वारा उन्हें चाकू मारना बहुत ही रोचक होगा। जू परिवार विला 122 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। आंगन में जू हाओ शियाओ वानलिंग को हाथ में हाथ डालकर चाय की कला सिखा रहे थे, जिसमें उनका सीना आगे से पीछे की ओर लगा हुआ था और यह कला असीम रूप से अस्पष्ट थी। शुरुआती झिझक के बाद जियाओ वानलिंग धीरे धीरे इसकी आदी हो गई। साथ साथ शिक्षण वास्तव में प्रभावी था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी चाय बनाने की कला में निखार आ रहा है और उसकी चाय बनाने की कला तेजी से बेहतर हो रही है। बात बस इतनी सी थी कि जब वे दोनों गले मिल रहे थे तो स्वाभाविक रूप से कुछ चोटें और खरोंचें लग ही गई थीं। और कुछ और अजीबोगरीब बातें। उदाहरण के लिए अभी इस समय जियाओ वानलिंग खड़ी होकर चाय बना रही थी। जू हाओ उसे पीछे से इस तरह गले लगा रहा था। खड़े होकर चाय बनाने का सुझाव उन्होंने दिया। इसका कारण ये था कि जब वह चाय बनाती थी तो जू हाओ को अपना शरीर झुकाना पड़ता था और उसका हाथ पकड़ना पड़ता था। ये बहुत थकाने वाला होगा और उसकी कमर पर भी भारी पड़ेगा। शाओ वानलिंग को यह नहीं पता था कि जू हाओ के पास किडनी को धोखा देने वाला बफ था। कुछ देर के लिए झुकने की तो बात ही छोड़िए, एक दिन और एक रात तक झुके रहना भी कोई समस्या नहीं होगी। अपनी ही पहल के कारण शाओ वानलिंग भी एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गई। जैसे ही उसे कुछ महसूस हुआ, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इस क्षण उसे आखिरकार समझ में आ गया कि जू होंगजूंग ने पिछली बार उससे क्या कहा था और उसकी खूबसूरत सौतेली माँ इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी। वह थोड़ी जिज्ञासु थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जू होंगजूंग ने ये सब कैसे संभाला? क्या उसे असहज महसूस नहीं हुआ? ठीक है, वे पिता और लिंगर थे, उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। वह अलग थी। ये बहुत शर्मनाक था, है ना? वह पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रही थी। जब शियाओ वानलिंग घबराई हुई और असमंजस में थी, तभी उसे अपने कान के पास जू हाओ की मोहक आवाज सुनाई दी। माफ करना, वानलिंग, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं खुद को रोक नहीं सकता। अभी कुछ देर पहले तक उन दोनों ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। शाओ वानलिंग को बस थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब जब जू हाओ ने इस बारे में बात की, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगर इस समय जमीन में कोई गड्ढा होता, तो वह निश्चित रूप से इतनी शर्मिंदा होती कि उसमें रेंग कर चली जाती। वह बेहद शर्मिंदा थी। शर्मीली होने के साथ साथ वह थोड़ी खुश भी थी। क्या जू हाओ ये कह रहा था कि वह सुंदर थी? डिंग, शाओ वानलिंग शर्मा गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 683। डिंग, शाओ वानलिंग मन ही मन खुश थी। भाव मूल्य जोड़ 596। जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। जी हाँ, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। इसे शिक्षण कहना भी गलत होगा, इसे उत्पीड़न कहना चाहिए। शाओ वानलिंग को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वह सोच रही थी कि यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वह इस मौन पीड़ा को केवल सहन कर सकती थी। ये पिछले कुछ दिनों में जू हाओ द्वारा दिए गए शिक्षण का परिणाम था। नायिका का चरण दर चरण परीक्षण करना, अंततः उसे जीत लेने तक। शाओ वानलिंग को हाथ में हाथ डालकर चाय बनाने की विधि सिखाने के बाद जू हाओ ने उसका हाथ छोड़ दिया और धार्मिक भाव से कहा, वानलिंग, इसे खुद ही आजमाओ, बस मैंने अभी जो तकनीक दिखाई है उसका पालन करो। शाओ वानलिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वह टूट चुकी हो। जू हाओ की बातें सुनकर उसने बस भावहीन होकर सिर हिला दिया। जब उसने चायदानी उठाई तो वह अचानक रुक गई। वह तकनीक क्या थी? उसने अभी अभी जू हाओ की कोई बात नहीं सुनी थी। वह तो पहले सीखी हुई बातें भी भूल चुकी थी। मैं शौचालय जा रहा हूँ। शाओ वानलिंग को पूरे शरीर में असहजता महसूस हो रही थी, मानो जू हाओ की निगाहें उसे भेद रही हों। उसने जल्दबाजी में एक वाक्य अधूरा छोड़ दिया और भागने की मुद्रा में वहां से चली गई। डिंग, शाओ वानलिंग बेहद शर्मिंदा हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 826। जू हाओ ने अपनी चंचल निगाहें हटा लीं। वह अकेले ही अध्ययन कक्ष में गया। उसने पहले से तैयार किए गए कागज के तीनों टुकड़े उठा लिए। बैंग बैंग बैंग, लिंगर्स के अध्ययन कक्ष के बाहर जू हाओ ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आए। अंदर से जू होंगजून की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई। जू हाओ ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जू होंगजून ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू जल्दी से पोंछ लिए। जू होंगजून को झाओस मीडिया द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन चूंकि उन्हें झाओस मीडिया का पूरा समर्थन प्राप्त था, इसलिए दोनों पक्ष बराबरी पर थे। झाओस मीडिया ने इंटरनेट ट्रोल्स को काम पर रखकर उसकी छवि खराब की, और जू होंगजून का समर्थन और बचाव करने वाले लोग भी मौजूद थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। अपने बेटे को खोने के बाद झाओ के पिता ने इसका कारण जू होंगजून को बताया और ब्लैकलिस्ट करने के प्रयासों को कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि जूस ग्रुप का बाजार मूल्य अरबों में था, लेकिन अंततः वह उसी दायरे में नहीं था। इसके अलावा जू हाओ ने पूरी ताकत नहीं लगाई और जानबूझकर हार मान ली। अचानक जू होंगजून के खिलाफ बदनामी का अभियान एक तरफा हो गया।
बढ़ते ब्लैकलिस्टिंग के कारण जू हाओ अब उसका भरण पोषण नहीं कर सकता था, जिसका अर्थ था कि स्टार बनने का उसका सपना पूरी तरह से खत्म हो गया था। जू हाओ एक बात में सही था। जू होंगजूंग ने एक बड़ा सितारा बनने के लिए अथक प्रयास और पसीना बहाया था। सितारा बनने के अपने टूटे हुए सपने के बारे में सोचते हुए उसके भीतर उदासी उमड़ आई। पिछले कुछ दिनों में जू हाओ के शिक्षण की बदौलत उसके पियानो कौशल में तेजी से सुधार हुआ है। इसी वजह से वह उन दुखद बातों के बारे में नहीं सोच पाती थी। अब जू हाओ की हार ने उसे पूरी तरह से वास्तविकता में वापस ला दिया। पिछले कुछ दिनों से वह काफी उदास थी, उसकी भूख कम हो गई थी और वह अक्सर चुपके से आंसू पोंछती रहती थी। जू हाओ ने देखा कि समय अनुकूल था। वह इस स्थिति से निपटने का तरीका लेकर आया था। होंगजूंग, क्या तुम फिर से अकेलेपन से दुखी हो? जू हाओ पास आया और उसका सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और मैं तुम्हारे सपने को चकनाचूर नहीं होने दूंगा। जू होंगजूंग ने जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने जू हाओ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह अभी भी उसे सांत्वना दे रहा है। क्या यकीन नहीं होता? इसे देखो। जू हाओ ने कागज के तीनों टुकड़े जू होंगजूंग के सामने रख दिए। कागज के उन 3 टुकड़ों पर 3 गाने लिखे हुए थे। ये सभी गाने उनके पिछले जीवन में बहुत लोकप्रिय थे। 123 एआई मॉडल जैमिनी -2.0 फ्लैश। इस दुनिया में यह नहीं है, इसे बाहर लाने से निश्चित रूप से अराजकता फैल जाएगी। झाओस मीडिया द्वारा जू होंगजूंग पर लगाया गया प्रतिबंध उनकी रचनाओं को प्रदर्शित करने पर रोक लगाने के अलावा और कुछ नहीं था। और क्योंकि जू होंगजूंग केवल पियानो बजाने में ही बहुत अच्छी थी, इसलिए उनके गाने लोकप्रिय नहीं हुए। उन्हें मुश्किल से ही मनोरंजन उद्योग से जुड़ी एक अर्ध संबंधित व्यक्ति माना जा सकता था। मनोरंजन उद्योग में झाओस मीडिया की स्थिति के साथ साथ जू होंगजूंग लंबे समय से लोकप्रिय नहीं थे और उन्होंने एक वफादार प्रशंसक वर्ग नहीं बनाया था। उसे प्रतिबंधित करना मुश्किल नहीं था। प्रतिबंध को तोड़ना भी बहुत आसान था। बस कुछ और प्रसिद्ध पियानो धुनें बजाएं और कुछ और लोकप्रिय गाने गाएं। और जू हाओ उसे माध्यम मुहैया कराएगा। झाओस मीडिया चाहकर भी उसे प्रतिबंधित नहीं कर पाएगी। इस दौरान जू हाओ ने उसे पियानो की धुनें सिखा दी थीं। अब लक्ष्य ये था कि उनके गाने के लिए कुछ बेहद लोकप्रिय गाने तैयार किए जाएं। समुद्र के नीचे, हवा चलती है, लाल रंग का मंच। ये सभी चीजें उनके पिछले जीवन में बेहद लोकप्रिय थीं। जू हाओ ने अपने मन में बसी यादों और अपने मास्टर स्तरीय संगीत कौशल के दम पर उन्हें पूरी तरह से दोहरा दिया। एक रचना उपचारात्मक थी, दूसरी सौम्य और भावुक थी, और दूसरी पारंपरिक ओपेरा गायन की एक नई शैली को जन्म देगी। ये तीनों गाने निश्चित रूप से जू होंगजूंग को उनके मौजूदा दायरे से बाहर भी लोकप्रिय बना देंगे। कागज पर लिखे गीतों को देखकर जू होंगजूंग थोड़ा हैरान रह गया। जू हाओ ने गाने लिखना कब सीखा? वह आश्चर्य से पढ़ती रही। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एकाग्रता बढ़ती गई। अंत में उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। एक गाना खत्म करने के बाद उसने कागज की एक और शीट निकाली और फिर तीसरी। जब तक तीनों गाने पढ़ नहीं लिए गए, जू होंगजूंग इतनी उत्साहित थी कि वह खुद को मुश्किल से ही संभाल पा रही थी। तीनों गाने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए थे। अगर इनमें से हर एक को रिलीज किया जाता है तो यह एक असाधारण कृति होगी और निश्चित रूप से उसके मौजूदा दायरे से बाहर भी बेहद लोकप्रिय हो जाएगी। अगर तीनों गाने एक साथ रिलीज होते तो यह अकल्पनीय होता। अपनी उत्तेजित मनोदशा को शांत करते हुए जू होंगजूंग ने अपना सिर घुमाया और बिना पलक झपकाए जू हाओ की ओर देखा। ये कहाँ से आए? मैंने इन्हें पिछली कुछ रातों में लिखा है। जू हाओ ने बिना पलक झपकाए या सांस फूलते हुए झूठ बोला। जू होंगजूंग को अपनी रचना की कठिनाई का एहसास कराने के लिए उन्होंने इसमें रातों रात शब्द भी जोड़ दिए। उसका मुख्य उद्देश्य अपनी दयालुता का प्रतिफल प्राप्त करना था। असल में इन गानों को लिखने में उन्हें सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। क्या यह अपनी बेटी को धोखा देना है? इसे धोखाधड़ी कैसे माना जा सकता है? उसने अपनी बेटी को वापस घर लाने के लिए एक नेक इरादे से झूठ बोला। जू होंगजूंग स्तब्ध रह गया और उसने भावहीन होकर पूछा, क्या आप गाने भी लिख सकते हैं? मैं थोड़ा सा जानता हूँ। बोलने से पहले जू हाओ एक पल के लिए हिचकिचाया। संगीत में उनका कौशल केवल मास्टर स्तर का था, जो ग्रैंड मास्टर और डिवाइन रैंक के कौशलों की तुलना में वास्तव में केवल थोड़ा बहुत ज्ञान ही माना जा सकता है। ये सुनकर जू होंगजूंग हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जू हाओ को सचमुच बहुत कम जानकारी है। वर्तमान युग से परे इतने सुंदर गीत लिखने की क्षमता से यह स्पष्ट है कि उनका संगीत स्तर निश्चित रूप से कम नहीं था। ये सारे गाने तुमने मेरे लिए लिखे हैं? जू होंगजूंग ने संकोचपूर्वक पूछा। नहीं तो क्या, अगर मैं तुम्हें हर समय उदास न देखता तो मैं $1 अरब के समूह का एक सम्मानित सीईओ गाने क्यों लिखता? जू होंगजूंग तुरंत भावुक होकर रोने लगी। जू हाओ को पियानो बजाना पसंद नहीं था, फिर भी वह उसे हाथ से हाथ मिलाकर सिखाने के लिए तैयार था। इसके अलावा वह उसे हर समय उदास नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने उसके लिए 3 गाने लिखे। झाओस मीडिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को तोड़ने में उनकी मदद करने के लिए। यदि वह जू हाओ के गहन पितृवत प्रेम के प्रति उदासीन बनी रहती तो वह इंसान नहीं होती। अब वह जू हाओ को पिताजी कहकर पुकारने से पूरी तरह से परहेज नहीं करती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि 20 साल से अधिक समय से उसने उसे कभी उस नाम से नहीं पुकारा था। वह अब भी थोड़ी शर्मिली थी और हिम्मत जुटाकर यह बात कह नहीं पा रही थी। धन्यवाद। डिंग। जू होंगजूंग बेहद भावुक हो गए। भावनात्मक मूल्य जोड़ 896। किस बात के लिए धन्यवाद? इसे अभी गाकर देखिए ताकि मैं आपकी कमियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकूं।
शून्य फूल खोज रहे हैं। क्या हाउस मीडिया आपको प्रतिबंधित करने की कोशिश नहीं कर रहा है? जब ये तीनों गाने रिलीज हो जाएंगे तब मैं देखना चाहूंगा कि वे आपको कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। जूहाओ की आंखों में एक मुस्कान झलक उठी और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तीसरी बेटी का निपटारा हो गया। जू होंगजूंग ने सिर हिलाया, उनमें से एक को उठाया, हवा तेज हो गई। उस पर बने निशानों के अनुसार वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। इस रास्ते पर चलते हुए मैं रुक गया, एक युवक के भटकने के निशानों का पीछा करते हुए। स्टेशन से बाहर निकलने से ठीक पहले का क्षण थोड़ी सी झिझक थी। ये कहना जरूरी है कि जू होंगजूंग की संगीत प्रतिभा उत्कृष्ट थी और उनका गायन सुनने में बहुत सुखद था। एक गाना खत्म करने के बाद जू होंगजूंग ने कुछ घबराहट के साथ जू हाओ की ओर देखा। यह उनका इसे गाने का पहला अनुभव था और इसमें कई खामियां थीं। उसे उम्मीद थी कि वह जू हाओ को निराश नहीं करेगी। यहाँ आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, यहाँ आपको भावनाओं को समाहित करना चाहिए, यहाँ आपको इस तरह गाना चाहिए, इस तरह और उस तरह। जू हाओ ने अपनी कमियों को सुधारना शुरू कर दिया। जू होंगजूंग की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। यह मास्टर स्तर की मूल्यांकन क्षमता है। और अब भी आप कहते हैं कि आपको संगीत के बारे में बहुत कम जानकारी है। जू होंगजूंग को इस बात का सौभाग्य महसूस हुआ कि उसने पहले जू हाओ की बातों पर विश्वास नहीं किया था। जू हाओ के मार्गदर्शन में जू होंगजूंग धीरे धीरे और अधिक कुशल हो गया। मैं संगत प्रदान करूंगा, आप दोबारा कोशिश कीजिए। एक समय था जब मैं दुनिया की विशालता से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ सपनों की दुनिया में खो गया। सत्य हो या असत्य, बिना संघर्ष किए, उपहास से बेखौफ। मैंने एक बार युवावस्था को उसमें बदल दिया था और मैंने अपनी उंगलियों से गर्मियों का भी अनुभव किया। 124 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। अपने दिल की सुनो और भाग्य को फैसला करने दो। मधुर पियानो संगीत की संगति में एक सुरीली गायन आवाज गूंज उठी। धीरे धीरे यह अध्ययन से फैल गया। शाओ वानलिंग बाथरूम की सफाई करके वापस लौटी। उसने अपने जलते हुए गालों को थपथपाया और सोचने लगी कि अब वह जू हाओ का सामना कैसे करेगी। जैसे ही वह बैठक कक्ष में दाखिल हुई, उसे दूसरी मंजिल पर स्थित अध्ययन कक्ष से गाने की आवाज सुनाई दी और उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत सुंदर, अजीब बात है, मुझे ये गाना याद नहीं आ रहा है। क्या ये होंगजूंग की कोई नई रचना हो सकती है? शाओ वानलिंग उत्सुकता से ऊपर गई और काफी देर तक दरवाजे के बाहर की आवाजें सुनती रही। गाना खत्म होने के बाद ही उसने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। एक नजर में ही उसने देखा कि जू हाओ पियानो के सामने बैठा है। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। जू होंगजूंग को कागज का एक टुकड़ा पकड़े हुए देखकर वह उत्सुकता से जांच करने के लिए आगे बढ़ी और आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। होंगजूंग, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। इतना सुंदर गीत लिखकर तुम निश्चित रूप से अब बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। शाओ वानलिंग पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि जू होंगजूंग द्वारा इस गीत को गाने से कितनी बड़ी सनसनी मचेगी। वानलिंग, तुमने गलत समझा, मैंने इसे नहीं लिखा। शर्म से जू होंगजूंग का चेहरा लाल हो गया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की प्रश्नवाचक निगाहों का सामना करते हुए उसने जू हाओ की ओर इशारा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाओ वानलिंग हक्का बक्का रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये गाना जो निश्चित रूप से एक बड़ी हिट होने वाला था, उसे फिर से जू हाओ ने लिखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकल जू ने वाकई अपनी तकनीक की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया हो? यह एक छोटी सी गाय के हवाई जहाज उड़ाने जैसा है, आसमान तक पहुंचने वाला अद्भुत नजारा। सिर्फ यही एक नहीं, दो और हैं। जू होंगजूंग ने दो और गाने प्रस्तुत किए। उन्हें देखकर जियाओ वानलिंग सदमे से सुन्न हो गई थी। 3 गाने, जिनमें से प्रत्येक एक ब्लॉकबस्टर हिट है और वर्तमान युग से परे है। उन्हें बाहर लाना एक तरह से आयाम घटाने की हड़ताल जैसा है। अंकल जू बहुत प्रतिभाशाली हैं, है ना? शाओ वानलिंग की आंखें चमक उठीं। डिंग, शाओ वानलिंग ने प्रशंसा व्यक्त की। भावनात्मक मूल्य जोड़ 864। एक गाना लगभग सीख लिया गया था और जू हाओ ने जू होंगजूंग को बाकी 2 गाने सिखाए। जब जू हाओ जू होंगजूंग को पढ़ा रहे थे, उसी दौरान शियाओ वानलिंग भी उनके बगल में सीख रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये तीनों गाने निश्चित रूप से बहुत बड़े हिट होंगे। दूसरों को इनके बारे में पता चलने से पहले ही उसने सबसे पहले ये 3 गाने सीख लिए, जिससे उसे उपलब्धि का एक मजबूत एहसास हुआ। डिंगेलिंग, 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 तीनों गाने लगभग पूरे हो चुके थे। एक फोन की घंटी बजी। जू हाओ ने फोन उठाया और देखा कि वांग जुइंग कॉल कर रही थी। उसने शांत भाव से फोन उठाया और बाहर चला गया। अध्ययन कक्ष का दरवाजा बंद करते हुए जू हाओ ने जवाब देने के लिए क्लिक किया। चेयरमैन जू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने एक पेशेवर डॉक्टर नहीं ढूंढा होता तो मुझे सचमुच नहीं पता होता कि मैं क्या करता। हम दोस्त हैं, एक छोटी सी मदद में क्या हर्ज है? आपकी माँ की हालत अब कैसी है? ऑपरेशन बहुत सफल रहा और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वैसे चेयरमैन जू, क्या आप कल खाली हैं? मेरी माँ और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहेंगे। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ में भोजन करना अच्छा रहेगा। हालांकि इस बार होटल नहीं चलते, बस किसी साधारण सी जगह पर खाना खा लेते हैं। जू हाओ ने वांग जुएयंग पर विचार करते हुए कहा। वांग जुएयंग की लोकप्रियता में पहले ही काफी सुधार हो चुका था। अब उसे खत्म करने का समय आ गया था। अगर वे इस बार साथ में होटल गए तो उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे सीधे ही मार गिरा सकता है। लेकिन वांग मू के साथ तो ये बात भूल ही जाए।
इससे उसे उसे लेने और छोड़ने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। वांग जुइंग ने सोचा कि जू हाओ को 5 स्टार होटल जाने और बहुत सारा पैसा खर्च करने की चिंता थी और वह इससे प्रभावित हुई। तो चेयरमैन जू, कैसा रहेगा अगर मैं कल किराने का सामान खरीदूं और घर पर खाना बनाकर आपका मनोरंजन करूं? वह एक अच्छा विचार है। जू हाओ को इसमें दिलचस्पी हो गई। पिछली बार उसने शिया किंगगे के घर पर उसकी देखभाल की थी और कल वह वांग जुइंग के घर जा रहा है। क्या शिक्षक और छात्र का इतना तालमेल होना जरूरी है? 072 महिला मुख्य किरदार का कर्ज। लिंगर से मसाज। महिला मुख्य किरदार के घर का दौरा। जूहाओ अध्ययन कक्ष छोड़कर चला गया। दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को अपने दिलों में एक हल्कापन महसूस हुआ और वे पहले से कम संयमित थे। होंग जूंग, मुझे जल्दी बताओ, अंकल जू को तुम्हारे लिए गाने लिखने का विचार कैसे आया? शाओ वानलिंग बहुत उत्सुक थी। जूहाओ द्वारा लिखे गए गीतों को देखकर यह स्पष्ट है कि उनका संगीत स्तर निम्न नहीं था। उन्होंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, तो अचानक उन्हें गाने लिखने का ख्याल क्यों आया? जैसे ही इस बात का जिक्र हुआ, जू होंगजूंग के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। पिताजी ने देखा कि मैं इस दौरान निराश था और उन्होंने कहा कि वे मेरे स्टार बनने के सपने को टूटते हुए नहीं देखेंगे। उन्होंने झाउस मीडिया के अवरोध को तोड़ने के लिए रातों रात ये 3 गाने लिखे। अब भी जब वह इसके बारे में सोचती है तो वह भावुक हो जाती है। शाओ वानलिंग ईर्ष्या से ललचा उठी। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, है ना? कैसा रहेगा अगर तुम अंकल जू को मेरा बना दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी यही इच्छा है, बेशर्म इंसान। मैंने कब कहा कि मुझे पिताजी की परवाह नहीं है? जू होंगजूंग ने झुंझलाहट में अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरफ आंखें घुमाईं। शाओ वानलिंग ने हैरानी भरी आवाज निकाली और विस्मय से कहा, क्या तुम हमेशा से अंकल जू को पापा कहने से मना नहीं करते थे? अब तुम उन्हें इतनी सहजता से क्यों बुला रहे हो? ये हमेशा से इतना ही स्वाभाविक रहा है। जू होंगजूंग, तुम तो बहुत जल्दी अपना सुर बदल लेते हो। शाओ वानलिंग बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और उसने कहा, होंगजूंग, हमारी दोस्ती की खातिर क्या तुम अंकल जू के तुम्हारे प्रति प्रेम का कुछ हिस्सा मेरे साथ साझा कर सकती हो? चले जाओ, जहां भी ठंडक हो वहां चले जाओ। प्यार कोई वस्तु नहीं है, इसे कैसे विभाजित किया जा सकता है? जू होंगजूंग ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक तरफ धकेल दिया और अपना गायन अभ्यास जारी रखा। इसे विभाजित क्यों नहीं किया जा सकता? अगर मैं तुम्हारी सौतेली माँ बन जाऊं, तो क्या मैं अंकल जू के तुम्हारे प्रति प्रेम को कुछ हद तक कम नहीं कर दूंगी? शाओ वानलिंग ने हल्के से मुंह फुलाया। कुछ समय पहले जूहाओ द्वारा उसे हाथ पकड़कर सिखाने की घटना और उस अंतिम कंपन के बारे में सोचते हुए वह शर्माने से खुद को रोक नहीं पाए। वह शर्माते हुए सोचने लगी, अंकल जू को तो पता नहीं चलना चाहिए था, है ना? 125 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। शाम, शिकिंग और हुआ यी दोनों बहनें घर लौट आईं। उन्होंने ऊपर से तीसरी बहन होंगजून के मधुर गायन की आवाज सुनी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें गाना सुंदर लगा और वे पूछताछ करने के लिए ऊपर चली गईं। उन्हें पता चला कि तीनों गाने जूहाओ द्वारा लिखे गए थे। हालांकि वे ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे जूहाओ की बहुत प्रशंसा भी करते थे। बड़ी बहन, तुमने मालिश में लगभग महारत हासिल कर ली है ना? क्या अब सजा भुगतने का समय आ गया है? हुआ ही ने बड़ी बहन के पास जाकर उनकी कोहनी को हल्का सा धक्का दिया और उन्हें छेड़ा। शिकिंग ने नाराज होकर झाओ लिंग र की ओर देखा। क्या इससे पापा को मसाज नहीं मिलेगी? क्या आपको उसे हर दिन जल्दी करने के लिए कहना जरूरी है? पिछली बार दोनों बहनों ने इस बात पर शर्त लगाई थी कि कौन ज्यादा प्रगति करेगी और उसी के आधार पर विजेता का फैसला किया जाएगा। हारने वाली टीम को जूहाओ को मसाज देनी पड़ी। शिकिंग निस्संदेह हार गया, लेकिन उसे मसाज करना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वह इस दौरान ऑनलाइन सीख रही थी। सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि दरअसल झाओलिंगर परोक्ष रूप से उस पर नजर रख रही थी और उसे हर दिन समझौते का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वह वास्तव में मालिश में लगभग महारत हासिल कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने पापा को मसाज देने जाने के बारे में सोचा, उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। चाहे कितनी भी शर्मिंदगी क्यों न हो, उसे इसका सामना करना ही था। उसे किसने बताया कि वह शर्त हार गई है? वह तुरंत जूहाओ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। फिर उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसे पिछली बार का दृश्य याद आ गया जब वह जूहाओ के पैर धो रही थी और झाओ लिंगर तीसरी बहन और उसकी सौतेली मां को उसे मूर्ख बनते देखने के लिए लेकर आई थी। शिकिंग ने झाओ लिंगर को कड़ी चेतावनी देने से खुद को नहीं रोका। मैं पापा की मालिश करने जा रही हूँ। इस बार मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की इजाजत नहीं है, वरना अगर मैं निर्दयी हो जाऊं तो मुझे दोष मत देना। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से हुआ ही के पीछे की ओर देखा। हुआ ही ने झट से अपने गुप्तांगों को ढक लिया और शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। शांत हो जाओ, तुम तो मुझे एक शरारती बच्चे की तरह बता रहे हो। क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? बस मन की शांति के साथ आगे बढ़ो। वह सख्त हो गई, उसकी मुट्ठी सख्त हो गई। शिकिंग ने अपनी मुट्ठी भींची और उसे कुछ बार घुमाया। क्या ये झाओ लिंगर बोल भी सकती है? मन की शांति के साथ चलना का क्या अर्थ है? आप मन की शांति के साथ जाए, आपका पूरा परिवार। कोई बात नहीं, वह उसकी जैविक पत्नी झाओ लिंगर है। उसे कोसना क्या खुद उसे कोसने के बराबर नहीं है? शिकिंग ने अपने उलझे हुए विचारों को शांत किया, झाओ लिंगर को चेतावनी दी और अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। शायद हुआ ही पिछले पाठ से डर गई थी, या शायद उसे अपनी बड़ी बहन की मालिश में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उसके साथ नहीं गई।
इसके बजाय उसने तीसरी बहन होंगजून को पकड़ लिया और उससे गाने का तरीका सिखाने के लिए कहा। शिकिंग ने जूहाओ को आंगन के तालाब में देखा। इस समय जूहाओ तालाब में मछलियों को खेलते हुए देखकर आनंद ले रहा था। कदमों की आहट सुनकर जूहाओ ने पीछे मुड़कर देखा। शिकिंग स्कूल से वापस आ गया है। आज स्कूल कैसा था? क्या कुछ दिलचस्प हुआ? ये औसत दर्जे का था, थोड़ा उबाऊ था। शिकविंग ने उत्तर दिया। दोनों जुड़वां बहनें मानसिक रूप से काफी परिपक्व थीं और अपने सहपाठियों के साथ उनकी बनती नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके सहपाठी बहुत बचकाने थे और बहनों का शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा था। उन्हें परीक्षाओं को लेकर कोई चिंता नहीं थी। स्कूल जाना महज समय बिताने का एक साधन था। अगर पेंटिंग के आनंद और 3 महीने बाद होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता की तैयारी की बात न होती तो शिकिंग और उसकी बहन स्कूल जाने के लिए बहुत आलसी होती। पिताजी, कृपया मेरे साथ आइए। मुझे किसी काम में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शिकिंग ने पहल करते हुए आगे बढ़कर जूहाओ का हाथ पकड़ा और उसे पास ही रखी एक आरामदायक कुर्सी पर ले गया। पिताजी, आपने इस दौरान हमें सिखाने में बहुत मेहनत की है। मैंने मालिश की कुछ तकनीकें सीख ली हैं और मैं आपको मालिश देना चाहता हूँ। क्या यह इतनी अच्छी बात है? फिर से सोचने पर जूहाओ को पता था कि यह शर्त पहले दोनों बहनों के बीच होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक मसाज थी। जूहाओ थोड़ा निराश था। ऐसा लगता है कि उसने अभी तक खुलकर बात नहीं की है। जूहाओ ने निर्देशानुसार लेट गया। शिकिंग ने जूहाओ पर मालिश की वे तकनीकें आजमाना शुरू कर दी जो उसने सीखी थी। लिंगर के ठंडे छोटे हाथों का दबाव महसूस करते हुए, दबाव न तो बहुत हल्का था और न ही बहुत भारी, बिल्कुल सही था। आरामदायक। उसने सोचा था कि लिंगर बस लापरवाही से उसके कंधों की मालिश कर देगी और काम पूरा समझ लेगी। वह गलत था। ये वास्तव में एक फुल बॉडी मसाज थी। डिंग। शिकिंग बेहद शर्मीली थी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 849। डिंग। शिकिंग की हृदय गति तेज हो गई। भावनात्मक मान जोड़ 987। मसाज समाप्त हो गया। शिकिंग कुछ सोचते हुए जल्दी से वहां से चली गई। जूहाओ के पास बार बार धन्यवाद कहने का भी समय नहीं था। रात हुई। सु वांगकियू को अपने शिक्षक के पेशेवर परिधान में खोखले काले मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए देखकर नायक की खूबसूरत सौतेली माँ और भी खूबसूरत हो गई। मैं बहुत उत्साहित हूँ। डिंग। सु वांगकियू ने खुशी से जयकार की। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। अगले दिन वांग जुइंग द्वारा दिए गए पते के आधार पर जूहाओ एक आवासीय परिसर में पहुंचा। जूहाओ के आने की खबर मिलते ही वांग जुइंग परिसर के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए जल्दी पहुंच गई थी। जल्द ही जूहाओ से मिलने की सोचकर यह एक खुशी का अवसर होना चाहिए था। हालांकि इस समय वांग जुइंग के चेहरे पर थोड़ी सी भौहें तन गई थीं, क्योंकि उसके बगल में एक मक्खी जोर जोर से भिनभिना रही थी। जुइंग, तुमने पिछले कुछ दिनों से मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर मैं आज नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि चाची बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। यह एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण युवक था जिसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। उनका नाम चेन जोउ था, जो मोदू विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। वांग जुइंग के कई चाहने वालों में से एक। हालांकि ये व्यक्ति काफी कठोर हृदय वाला था। जब वांग जुइंग सहमत नहीं होती थी तो अन्य चाहने वाले हार मान लेते थे। लेकिन चेन जोउ अलग था। वह सीधे उसके घर तक उसका पीछा करता रहा। 126 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह अक्सर वांग मू को खुश करने के लिए उसे उपहार भेजता था। आज भी ऐसा ही हुआ। उसे कहीं से खबर मिल गई। उसने सुबह सुबह कई तरह के टॉनिक खरीदे। अगर कोई और वर होता तो वह उनके द्वारा भेजा गया कोई भी उपहार कभी स्वीकार नहीं करती। लेकिन चेन जोउ ने यहाँ चतुराई दिखाई। उसने उपहार सीधे वांग मू को भेज दिए। इससे वांग जुइंग के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। वांग जुइंग घर पर उसका चेहरा देखने में बहुत आलसी थी। जैसे ही उसे पता चला कि जूहाओ आ रहा है, वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी बेशर्मी से उसका पीछा करेगा। वांग जुइंग बहुत नाराज थी। वह सहज रूप से नहीं चाहती थी कि जूहाओ उस लड़के के साथ उसके रिश्ते को गलत समझे। ये बहुत अजीब था। स्पष्टतः जूहाओ एक विवाहित व्यक्ति था जिसकी 7 पत्नियां थीं। उन दोनों के बीच कोई संभावना नहीं थी। शायद इसका कारण स्मॉल वुड्स में उनका आखिरी बार का अनुभव था। उस सुरक्षित आलिंगन और उस प्रबल मर्दाना सुगंध को याद करते हुए वह मदहोश हो गई और खुद को उससे अलग नहीं कर पाई। जुयंग, जुयंग। वांग जुइंग की पुतलियों ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। अपने सामने एक हाथ हिलता देख उसने भौहें चढ़ाकर कहा, आपने अभी अभी क्या कहा? मैं ये पूछना चाहता था कि आप किस विशिष्ट अतिथि का इंतजार कर रहे हैं। वांग मू के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उन्होंने मेरी मदद की और मुझे बाद में उनका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। उनके शब्दों में उन्होंने खुद को पहले ही वांग परिवार का सदस्य मान लिया था। वांग जुइंग अवाक रह गई। उसने कभी इतना निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा था। जूहाओ की पहचान के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में चंचलता आ गई। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। क्या आप वाकई उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं? वांग जुइंग के अजीब भाव को देखकर चेन जोउ कुछ हद तक हैरान रह गया। उसने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल। उसने सोचा कि वांग मू को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाने का मतलब यह था कि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। अगर उस विशिष्ट अतिथि ने मदद भी की तो संभवतः उसने केवल एम्बुलेंस बुलाई होगी या अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रियाओं की व्यवस्था की होगी। वांग मू की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा नहीं होना चाहिए। तथ्यों से साबित हुआ कि उनकी रणनीति सही थी।
वांग जुइंग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसने उसकी सास से शुरुआत की। अब वह वांग जुइंग से काफी करीब से बात कर रहा था। अन्य दावेदारों के विपरीत, जिन्हें वांग जुइंग से कुछ शब्द कहने का भी मौका नहीं मिला। आज के विशिष्ट अतिथि एक खतरा थे। उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा और वांग मू के दिल में अपनी जगह बनाए रखनी होगी। वांग जुइंग ने अपनी निगाहें हटा लीं, लेकिन उसके दिल में एक ठंडी सी घृणा पैदा हो गई। वह देखना चाहती थी कि बाद में ये लड़का जू हाओ के सामने कैसा व्यवहार करेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। दूर से ही वांग जुइंग ने एक जानी पहचानी कार को पास आते देखा। वह कुछ बार जू हाओ की कार में सफर कर चुकी थी और उससे बहुत अच्छी तरह परिचित थी। गाड़ी रुक गई। वांग जुइंग ने उनका अभिवादन करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। ऐसा लगता है कि उस लड़के का जुइंग के दिल में बहुत ऊंचा स्थान है। चेन जोऊ ने सावधानीपूर्वक पीछे पीछे चलते हुए मन ही मन सोचा। जब चेन जोऊ ने कार से बाहर निकलते हुए कुछ जानी पहचानी सी आकृति को देखा तो वह रुक गया। उसने कई बार पलकें झपकाईं। उसने कुछ गलत नहीं देखा था। क्या ये जू हाओ नहीं है, जो स्कूल के अध्यक्ष जू में से एक है? जू ग्रुप के चेयरमैन जू .0 वांग जुइंग के परिवार को जिस विशिष्ट अतिथि का इंतजार था, वह जू हाओ थे। चेन जोऊ स्तब्ध रह गया। असल में वह दूसरे पक्ष के सामने अपनी हैसियत दिखाना चाहता था और उसे यह बताना चाहता था कि वह वांग जुइंग का पीछा न करे। अब वह किस तरह का रुतबा दिखा सकता था? दूसरे पक्ष के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं थी, ठीक है। इसी समय वांग जुइंग संयोगवश जू हाओ के साथ वहां आ गईं। वांग जुइंग की चंचल आवाज गूंज उठी। शिक्षक चेन, क्या आप उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहते थे? अध्यक्ष जू आ गए हैं। चेन जो तुरंत शर्मिंदा हो गया। धन्यवाद देने लायक क्या था? अब वह वांग परिवार का सदस्य नहीं था, तो धन्यवाद देने के लिए उसके पास क्या संबंध था? यदि वह अपने पहले के विचारों के अनुसार एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करे। शायद अगर चेयरमैन जू नाराज हुए तो लौटने पर उसे बर्खास्त कर देंगे। नमस्कार, अध्यक्ष जू। उसने जबरदस्ती एक अटपटी मुस्कान दी। ये है। जू हाओ की नजर वांग जुएयंग पर पड़ी। जहां तक महिला मुख्य किरदार का पीछा करने वाले सहायक किरदार की बात है, जू हाओ को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी किस्मत में एक सीधा साधा इंसान बनना लिखा था, ऐसा इंसान जिसे एक बाल भी नहीं मिलेगा। उनका नाम चेन जोऊ है, जो हमारे स्कूल में वित्त के शिक्षक हैं। उन्हें पता था कि चेयरमैन जू ने मेरी मां को इलाज के लिए फर्स्ट हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करने में मदद की थी, और वह व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। वांग जुइंग ने कृपापूर्वक उनका परिचय कराया। उस लड़के की असहज स्थिति को देखकर उसे संतोष का एहसास हुआ। चेन जोऊ बेहद शर्मिंदा थी। उसे लगा कि दूसरी पार्टी ने वांग मू की मदद सिर्फ एम्बुलेंस बुलाकर और भर्ती प्रक्रिया पूरी करके की थी। क्या यह अस्पताल के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर से सीधे संपर्क करना था? दोनों का स्तर बिल्कुल भी एक जैसा नहीं था। चेन जोऊ को पूरे शरीर में असहजता महसूस हो रही थी। उसे डर था कि वांग जुइंग कुछ ऐसा कह देगी जिससे जू हाओ की उसके बारे में बुरी धारणा बन जाएगी। उसने जल्दी से अलविदा कहा। मुझे अभी याद आया, मुझे घर पर कुछ काम है। अध्यक्ष जू, शिक्षक लू, कृपया अपनी बातचीत जारी रखें। जैसे ही चेन जोऊ जाने के लिए मुड़ा, उसके पीछे से जू होंगजून की आवाज सुनाई दी। शिक्षक चेन, क्या आप रात के खाने के लिए नहीं रुकेंगे? आखिर आप उपहार तो लाए हैं। चेन जोऊ को पहले से ही चिंता थी कि जू हाओ पहले हुई घटना के कारण नाराज था। उनकी हिम्मत कैसे हुई साथ में खाना खाने की? वह घबराकर तेजी से भाग गया। 127 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उसकी बिखरी हुई पीठ को देखकर वांग जुइंग के चेहरे पर आखिरकार एक सुखद मुस्कान खिल उठी। उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। दुर्भाग्यवश चेन जोऊ इसे देख नहीं सका। जू हाओ को सीधे अपनी ओर घूरते देख वांग जुइंग थोड़ी शर्मा गई और बोली, वह लड़का बहुत परेशान करने वाला है। उसने तुरंत चेन जोऊ के बुरे कामों का ब्यौरा दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे हटाने में आपकी मदद करूं? जू हाओ ने प्रस्ताव रखा। कोई जरूरत नहीं, वांग जुइंग ने सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद वह मुझे दोबारा परेशान नहीं करेगा। अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना मत भूलना। वांग जुइंग का दिल कांप उठा और उसने धीरे से सहमति दे दी। वे वांग जुइंग के घर पहुंचे। सर्जरी बेहद सफल रही। वांग मू की हालत अब गंभीर नहीं थी और वह रसोई में खाना भी बना रही थी। वांग मू बूढ़ी नहीं थी। उन्होंने अपेक्षाकृत कम उम्र में वांग जुइंग को जन्म दिया था और अब भी काफी आकर्षक दिखती थी। दरवाजे पर हलचल सुनकर वांग मू ने अपना सिर बाहर निकाला। ये जानते हुए कि उसका रक्षक आ गया है, उसने अपनी लिंगर को पुकारा, तुम पहले चेयरमैन जू का ख्याल रखो, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। दरअसल थोड़ी ही देर में पूरी मेज व्यंजनों से भर गई। खाने की मेज पर वांग मू ने जू हाओ को हार्दिक धन्यवाद दिया। चेयरमैन जू, मैं सचमुच आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं जानता। मेरी मामूली बीमारी के लिए आपको निदेशक से मदद मांगनी पड़ी। जुइंग मेरी लिंगर की शिक्षिका लू हैं और हम दोस्त भी हैं। ये छोटी सी मदद कोई बड़ी बात नहीं है, जू हाओ ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। वांग मू आह भरे बिना नहीं रह सकी। यह उद्धारकर्ता चेयरमैन जू वाकई अद्भुत थे। उसने सुना था कि वह 7 लिंगर का पिता है, फिर भी वह 30 साल के व्यक्ति से अलग नहीं दिखता था। लिंगर की निगाहें जू हाओ की ओर देखकर वांग मू ने आह भरी। जू हाओ का परिवार था और उसके बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। लिंगर का स्नेह अंततः गर्भ में ही मर जाना तय था। परिवार न होने के बावजूद भी उनके बीच उम्र का अंतर स्पष्ट था। उसका ठहरना असंभव था, वह स्वयं ही असंभव सी थी।
वांग मू इस अचानक आए विचार से चौंक गया। जू हाओ एक परिपक्व, आकर्षक चाचा के समान थे, जो लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। अगर वह 20 साल छोटी होती, तो वह निश्चित रूप से जू हाओ के अलावा किसी और से शादी नहीं करती। क्योंकि वांग मू को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी, इसलिए वह ज्यादा खा नहीं सकती थी और डॉक्टर ने उसे अधिक आराम करने की सलाह दी थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसे नींद आने लगी और वह आराम करने के लिए अपने बेडरूम में लौट गई और उसने अपनी प्रेमिका लिंगर को निर्देश दिया कि वह जू हाओ का अच्छे से मनोरंजन करे। वांग जुइंग ने जू हाओ को एक कप चाय दी और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, चेयरमैन जू, उस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वांग जुइंग के बोलने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसकी कमर कस गई है और उसे एक बार फिर उसी परिचित आलिंगन में खींच लिया गया है। मुझे धन्यवाद देना सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। उसने जू हाओ से सिर्फ यही एक वाक्य सुना। फिर उसकी हैरान निगाहों के सामने वह सुंदर चेहरा धीरे धीरे फिर से उसके करीब आया। एक जानी पहचानी भावना उमड़ पड़ी। 073 निजी अंगरक्षक प्रकट हुआ। नायिका आधी अनिच्छुक, नींदहीन रात। जू हाओ के प्रति कृतज्ञता और अपने दिल में उठी उस हल्की सी हलचल के कारण वांग जुइंग ने मना नहीं किया। डिंग, वांग जुइंग चौंक गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग, वांग जुइंग डरी हुई महसूस कर रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। डिंग, वांग जुइंग का दिल धड़क उठा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। कमरे में कमरा सादगीपूर्ण और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था, गुलाबी, लड़कियों जैसी शैली में नहीं, बल्कि विद्वतापूर्ण परिष्कार की भावना के साथ। वांग जुइंग की ओर एक नजर डालते हुए जू हाओ ने सिस्टम के भावनात्मक मूल्य की जांच की। अब खुद को प्रोत्साहित करने का समय था। जब तक उसने जांच नहीं की, तब तक उसे पता नहीं था, लेकिन उसका भावनात्मक मूल्य 2 लाख से अधिक हो गया था। यह इन सभी दिनों का संचित परिणाम था। इसका एक छोटा सा हिस्सा शिक्षण के दौरान शियाओ वानलिंग द्वारा प्रदान किया गया था। इससे साबित हो गया कि उसकी योजना गलत नहीं थी। इस व्यवहारिक शिक्षण पद्धति के माध्यम से वह वास्तव में बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन भावनात्मक मूल्य में लगातार कमी क्यों आती जा रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अब विरोध करना बंद कर दिया हो? ऐसा लगता है अब योजना के अगले चरण का समय आ गया है। अपने विचारों को याद करते हुए 2 लाख भावनात्मक मूल्य के साथ उसे निश्चित रूप से एक प्रीमियम ड्रॉ करना होगा। कोई जल्दी नहीं। पहले लगातार 10 सामान्य ड्रॉ। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। 8 मुफ्त विशेषताएं। 8 विशेषताएं बुरा नहीं है। यह एक शुभ संकेत है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है। कौशल, आग्नेयास्त्र मास्टर। वूश, यादों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ आया। हथियारों से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान उनमें गहराई से समाया हुआ था। एक विचार के साथ ही उसके हाथ में वह डेजर्ट ईगल प्रकट हो गई जिसका चित्र उसने पहले बनाया था। उसने कुछ देर तक उससे खेला। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह उसकी बांह का ही एक हिस्सा हो। बंदूक चलाना न जानने की अपरिचितता अब दूर हो गई थी। अब उन्हें एक कुशल निशानेबाज कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि जू हाओ थोड़ा निराश था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, आग्नेयास्त्रों की भूमिका कम होती गई। कुछ अपरंपरागत बंदूक चलाने की तकनीकों के सेट रखना बेहतर होगा। विजय से भावनात्मक मूल्य भी प्राप्त हो सकता है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। 4 आंतरिक शक्ति के प्रारंभिक चरण के मृत सैनिक। बहुत खूब, ये प्रभावशाली था। उसने एक ही बार में 4 मृत सैनिकों के चित्र बनाए। 128 एआई मॉडल, जैमिनी -2.5 फ्लैश। बहुत बढ़िया, अब मैं आखिरकार उसकी सभी महिलाओं की रक्षा कर सकता हूँ। महिला किरदारों की इतनी अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए मृत सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनकी ताकत पूर्ण सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किरदारों द्वारा उत्पीड़न या अपहरण की साजिशों को रोकना है। अगर उन्हें मुख्य पात्र मिल जाए तो उन्हें बस मुझे सूचित करना होगा। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है। आइटम, ग्रैंड मास्टर स्किल एनहांसमेंट कार्ड। इतना खराब भी नहीं। ये काफी समय से दिखाई नहीं दिया है। वर्तमान में उनकी मास्टर स्तर की योग्यताएं संगीत और आग्नेयास्त्र हैं। दोनों ही कुछ हद तक बेकार हैं और उन्हें बेहतर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन्हें तब के लिए बचा कर रखूंगा जब मुझे कोई अच्छा कौशल सीखने को मिलेगा। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है। 2 आंतरिक शक्ति वाले मध्य चरण के मृत सैनिक। ये क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है? यह इतना उदार कब से हो गया? पिछली बार तो इसने सिर्फ एक ही दिया था। उत्कृष्ट। उसके पास अधीनस्थों की बहुत कमी है। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। दुनिया का नंबर 1 परिवार बनाने के लिए एक शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क अपरिहार्य है। वह अपने पिछले जीवन में देखे गए महान किन राजवंश के लुओ नेटवर्क के समान एक वैश्विक खुफिया नेटवर्क स्थापित करना चाहता है। हत्या और बुद्धिमत्ता का संयोजन करते हुए अंधेरे में छिपा एक रक्तपिपासु राजा। फिलहाल उनका खुफिया नेटवर्क बहुत ही निम्न स्तर का है। वह नायक द्वारा दी गई जानकारी की पूरी तरह से जांच भी नहीं कर सकता। ऐसा बड़ा खलनायक आखिर है क्या? डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है। एक आंतरिक शक्ति से भरपूर मृत सैनिक। वूश, जू हाओ की आंखें चमक उठीं। अंतिम चरण में मृत सैनिक प्रकट हुए हैं। वह गहरी सोच में डूबा हुआ अपनी ठुड्डी को सहला रहा था। क्या मृत सैनिकों की ताकत का संबंध उसकी अपनी ताकत से हो सकता है? अन्यथा ये कैसे समझाया जाए कि जब वह आंतरिक शक्ति के प्रारंभिक चरण में था, तब उसने केवल एक ही आंतरिक शक्ति के मध्य चरण का चित्र बनाया।
अब जबकि वह आंतरिक शक्ति के मध्य चरण में है, उसने आंतरिक शक्ति के अंतिम चरण का चित्र बनाया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि डिंग, मेजबान को बधाई हो, आपने इनाम जीत लिया है, छोटा चमड़े का चाबुक। शरीर पर चोट लगने पर यह कोई निशान नहीं छोड़ता। जू हाउ ने अपने हाथ में मौजूद कुछ अस्पष्ट से दिखने वाले चाबुक को देखा और चिंतन में डूब गया। क्या ये चाबुक वैध है? डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, 3 मुफ्त विशेषताएं। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, 9 मुफ्त विशेषताएं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है, कौशल 18 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर स्तर। उसका दिमाग झंझना उठा, भारी मात्रा में जानकारी प्राप्त हुई। 18 मार्शल आर्ट वास्तव में 18 प्रकार के प्राचीन हथियार हैं। कृपाण, भाला, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, यू, हुक, कांटा। इन हथियारों के बारे में सारा ज्ञान और इनका उपयोग उनके मन में गहराई से अंकित था। सभी यादों को आत्मसात करने के बाद जू हाउ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उनके लिए यह चीज एक पिस्तौल से कहीं अधिक प्रभावी थी। विशेषज्ञों के बीच होने वाली लड़ाइयों में हैंडगन अक्सर किसी काम की नहीं होती हैं। चाकू ज्यादा घातक होता है। ऐसा लगता है मुझे अभी भी एक उपयुक्त हथियार ढूंढना होगा। जू हाउ ने अपने विचारों को एकत्रित किया, गहरी सांस ली और शेष 100,000 भावनात्मक बिंदुओं को देखा। सिस्टम प्रीमियम ड्रॉ। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है, पात्र एक निजी अंगरक्षक मध्य चरण में डार्क एनर्जी। क्या बिल्ली है? इतना भयंकर। क्या मुझे कहना चाहिए कि यह एक प्रीमियम आकर्षण होने की उम्मीदों पर खरा उतरता है? यहां तक कि डार्क एनर्जी के विशेषज्ञ भी आकर्षित हुए। जू हाउ मुस्कुराया। डार्क एनर्जी के विशेषज्ञ को अंगरक्षक के रूप में रखने से उसे अपने कार्यों में इतना सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं होगी, वह थोड़ा और बेफिक्र हो सकता है। पहले वह मुख्य पात्र जेंग फीफान का मार्गदर्शन जारी रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक अंगरक्षक के साथ और कानून द्वारा शासित समाज में, भले ही जेंग फीफान जानता हो कि वह अपने पिता का हत्यारा है, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसके विपरीत, वह किसी भी समय जेंग फीफान को नियंत्रित कर सकता था। वह उन बेवकूफ खलनायकों जैसा नहीं था जिन्हें पुलिस को बुलाना भी नहीं आता था और जो नायक का सीधे सामना करने पर तुले रहते थे। लेकिन फिर भी उसे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए था। यह एक व्यापक उपन्यास की दुनिया थी और उसका विद्रोही बेटा एक अजेय अस्तित्व था। किसे पता था कि क्या ऐसे ही अन्य नायक भी थे? उसे अभी भी लगातार विकास करने की जरूरत थी। लॉटरी समाप्त हो गई। जू हाउ ने अपने लाभ की जांच की। 20 निःशुल्क विशेषताएं। इसके बाद उसे मुख्य पात्र से निपटना था, इसलिए फिलहाल मानसिक शक्ति बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह शारीरिक शक्ति और बल में वृद्धि करेगा। वह प्रत्येक प्रथम स्थान में 10 अंक जोड़ देगा। परिचित गर्म धारा फिर से उमड़ पड़ी। व्यायाम के बाद होने वाली हल्की थकान पूरी तरह गायब हो गई। थोड़ा सोचे समझे उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल चेक किया। चरित्र, जू हाउ। पहचान, जू समूह के नियंत्रक। आकर्षण, 93 अधिकतम 100। शक्ति, 80 आंतरिक शक्ति मध्य चरण। शारीरिक गठन, 46 सामान्य व्यक्ति 10। मानसिक, 35 सामान्य व्यक्ति 10। कौशल, क्लोज कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर। पेंटिंग ग्रैंड मास्टर। कैलीग्राफी गॉड लेवल। पियानो ग्रैंड मास्टर। संगीत मास्टर। चाय कला गॉड लेवल। आग्नेयास्त्र मास्टर। 18 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर। वस्तुएं, डेजर्ट ईगल ग्रैंड मास्टर स्किल अपग्रेड कार्ड, छोटा चमड़े का चाबुक। विशेष, पॉकेट आयाम 1 घन मीटर टेलीपोर्टेशन, किडनी को धोखा देना। भावनात्मक मूल्य 6948। निःशुल्क विशेषताएं 0। अगर मुझे सही याद है 129। एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। मुख्य पात्र चेनमो के पास केवल 85 अंक की शक्ति है। उनका ग्रैंड मास्टर क्लोज कॉम्बैट उनसे किसी भी तरह से कमतर नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास अभी भी कई टेलीपोर्टेशन क्षमताएं और पहले से तैयार बैकअप योजनाएं थीं, जिससे ये योजना पूरी तरह से अचूक हो गई थी। अब उससे निपटने का समय आ गया था। जू हाउ की आंखों में चमक आ गई। इसी क्षण उसने वांग जुयिंग की भौहों को फड़कते हुए देखा, जो उसके जागने के संकेत थे। हे, दोपहर ऐसे ही बीत गई। वांग जुयिंग की मां अपनी नींद से जाग उठी और बेडरूम से बाहर आ गईं। उसने जो देखा वह ये दृश्य था। जू हाउ सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था और उसकी बेटी एक गुनी पत्नी और स्नेही मां की तरह आज्ञाकारी रूप से उसके बगल में बैठी थी। कॉफी टेबल पर केवल चाय का एक बर्तन रखा हुआ था, फलों की प्लेट भी तैयार नहीं थी। वांग जुयिंग की मां अपनी बेटी को डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या मैंने ढेर सारे फल नहीं खरीदे थे? तुमने तो उन्हें निकाला तक नहीं। तुम में दूरदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि चेयरमैन जू का अच्छे से स्वागत करो, क्या तुम उनका इस तरह स्वागत करते हो? वांग जुयिंग का चेहरा थोड़ा अचंभित था। क्या उसने जू हाउ का अच्छे से मनोरंजन नहीं किया था? वह स्वयं पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। वैसे उसे खुद भी नहीं पता था कि वह और जू हाउ इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। जब वे साथ होते थे तो वह धीरे धीरे खुद को खो बैठती थी और जू हाउ के स्नेह में डूब जाती थी, क्योंकि उसके दिल में कृतज्ञता थी और भावनाओं का वह क्षणिक प्रवाह था। उसने आधे मन से ही इस बात को मान लिया। जब तक उसे होश आया तब तक सब कुछ तय हो चुका था। वांग जुयिंग को गुस्सा और पछतावा महसूस हुआ। जू हाउ की उम्र कोई मुद्दा नहीं थी। वह 30 वर्ष के आसपास के लग रहे थे और उनका शारीरिक स्वास्थ्य बैल की तरह मजबूत था। लेकिन जू हाउ शादीशुदा आदमी था। एक शिक्षिका के रूप में वह किसी और के जीवन में दखल दे रही थी।
अगर इसका पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जू हाउ की अच्छी प्रतिष्ठा, जिसे उन्होंने हमेशा बनाए रखा था, पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी, तो उसका पछतावा करना व्यर्थ था। चलिए इसे एक खूबसूरत मुलाकात ही मान लेते हैं। चेयरमैन जू, हमने जो किया वह गलत था। चलिए इसे एक दुर्घटना मान लेते हैं, ठीक है। आज के बाद, चलिए अपनी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू करते हैं। ये वो शब्द थे जो वांग जुइंग ने खुद को संभालने के बाद जू हाउ से कहे थे। ठीक है, उस समय उसकी भावनात्मक अस्थिरता को देखते हुए, जू हाउ ने उसे उकसाया नहीं। महिलाएं अक्सर एक बात कहती हैं और उनका मतलब कुछ और होता है। अगर पहली बार हुआ है, तो दूसरी, तीसरी, अनगिनत बार होगा। वांग जुइंग की मां फल लेने के लिए रसोई में जाने ही वाली थी कि जू हाउ ने उन्हें रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे भी वापस जाना चाहिए। आज जुइंग से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। जू हाउ ने बाहर आकाश की ओर एक नजर डाली। शाम होने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर वांग जुइंग को आंख मारी। वांग जुइंग ने घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी उंगलियां उसके कपड़ों के कोने से कसकर लिपटी हुई थीं। वह बेहद शर्मिंदा थी। यह कोई सुखद बातचीत नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक सुखद समय था। वांग जुइंग की मां को यह बात मंजूर नहीं थी। उस समय भोजन का समय था। उसकी जान बचाने वाला कंपनी का मालिक और उसकी बेटी का दोस्त था। अब उसे जाने देना बहुत ही असभ्य होगा। खाने का समय हो गया है, इतनी जल्दी क्या है? जाने से पहले यही डिनर कर लो। वांग जुइंग की मां ने उसे अपने पास रखने के लिए कहा। अचानक, उसे एहसास हुआ। सुबह खरीदे गए सभी व्यंजन दोपहर तक पकाए जा चुके थे। उसने शाम को और कुछ नहीं खरीदा था, बस कुछ बचा हुआ खाना ही रह गया था। वह मेहमानों को बचा हुआ खाना कैसे परोस सकती थी? उसने अपना माथा पीट लिया और खुद को दोषी ठहराया। अरे, मेरी याददाश्त, घर में ताजी सब्जियां नहीं हैं। कैसा रहेगा अगर आप दोनों बाहर खाना खाने चलें? वांग जुइंग ने सहमति में सिर हिलाया। अब उसे जू हाउ का सामना करने में थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन जू हाउ ने आखिरकार उसकी मां की मदद की थी और शिष्टाचारवश उसे कम से कम उसे अपने पास रखने की कोशिश करनी चाहिए। चेयरमैन जू, मेरी मां सही कह रही हैं। बहुत देर हो चुकी है, आपके जाने से पहले चलिए साथ में खाना खा लेते हैं। वांग जुइंग की मां ने अपनी बेटी की ओर एक नजर डाली। उसने अपनी बेटी को जो शिक्षा दी थी, वह व्यर्थ नहीं गई थी। शिक्षिका बनने के बाद भी उसने सामाजिक शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं की थी। जुइंग, तुम चेयरमैन जू के साथ खाना खाने बाहर जाओ। ध्यान रखना, अच्छा होटल चुनना, पैसे खर्च करने में कंजूसी मत करना। जू हाउ ने उसे बचा लिया। उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल के निदेशक से मदद मांगी और उनका इलाज करने के लिए विशेषज्ञ प्रोफेसरों को बुलाया। एक भोजन पर कितना खर्च आ सकता है? वांग जुइंग ने सिर हिलाया, फिर थोड़ी देर रुक गई। तो क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? वह पहले से ही जू हाउ के साथ एक स्पष्ट रिश्ते में थी। अगर वह जू हाउ के साथ रहना जारी रखती, वांग जुइंग को यह भी यकीन नहीं था कि वह दबी हुई भावना पूरी तरह से फूट पड़ेगी या नहीं। लेकिन जू हाउ की पहचान और उसकी अपनी पहचान ने वास्तव में इसकी अनुमति नहीं दी। उसे बस इतना करना था कि जू हाउ से दूरी बनाए रखनी थी। धीरे धीरे जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। दूसरी ओर, वांग जुइंग की मां उन्हें अकेले रहने के अवसर प्रदान कर रही थी। मैं नहीं जा रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे फिलहाल ज्यादा घूमने फिरने से मना किया है। वांग जुइंग की मां ने सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। इसके अलावा, मैं तो बस एक महिला हूं, मैं आपकी बातचीत में शामिल नहीं हो सकती। जुइंग, मेरी तरफ से चेयरमैन जू को ठीक से धन्यवाद देना याद रखना। 060 ओह, ये। वांग जुइंग अवाक रह गई। उन्हें ठीक से धन्यवाद कैसे दें ताकि इसे उचित माना जाए? अनजाने में ही उसने मुड़कर जू हाउ की ओर देखा। उसने पाया कि जू हाउ उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देख रहा था। वांग जुइंग का सुंदर चेहरा लाल हो गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी शर्मीली आंखें इधर उधर घूमने लगीं। जू हाउ थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि उसका दिन खत्म हो गया है और वह उस क्लोज कॉम्बैट बॉडीगार्ड से मिलने जाना चाहता था जिसका चित्र उसने अभी अभी बनाया था। हालांकि, वांग जुइंग की मां लगातार अपनी बेटी को उसकी बाहों में धकेलती रही। अगर वह स्वीकार नहीं करता, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। 130 एआई मॉडल, जैमिनी -2.5 फ्लैश। ये तो बस दोपहर की एक छोटी सी ड्राइव थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें अभी भी इस खूबसूरत शिक्षिका लू से संतुष्टि नहीं मिली थी। ये सबसे अच्छा होगा यदि उनके बीच कुछ और गहन बातचीत हो, जिससे इस नायिका पर गहरी छाप छोड़ी जा सके। शायद समय के साथ, वह उससे प्यार करने लगेगी और खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर देगी। स्कूल में आप एक आदर्श व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे सामने तो आप अविश्वसनीय रूप से सक्रिय हैं। धिक्कार है। उस दृश्य के बारे में सोचते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसमें पूरी तरह डूब गया हूं। दोनों ने वांग मू को विदाई दी और एक साथ कार से एक रोमांटिक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में गए। जू हाउ ने पहले ही एक टेबल बुक करा ली थी। वहां पहुंचने पर वे सीधे एक वीआईपी निजी कमरे में चले गए। वांग जुइंग कमरे के रोमांटिक माहौल से भावुक हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू हाउ का इतना विचारशील पक्ष भी होगा। आज हमारा खास दिन है, थोड़ी शराब पीना ठीक है ना? जू हाउ ने लाल शराब की एक बोतल खोली और उन सभी के लिए एक एक गिलास डाला। वांग जुइंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने इसे उनकी शादी की रात जैसा बना दिया था। दरअसल, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। आज सचमुच उसका पहला अनुभव था। लंबे गिलास में रखी चमकदार लाल शराब को देखकर वांग जुइंग थोड़ी चिंतित महसूस करने लगी। क्या जू हाउ नशे में धुत होने के बाद कुछ करने की योजना बना रही थी?
उसने अपना सिर हिलाया, वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही है। पूरा दोपहर का समय, यहाँ तक कि युवाओं के लिए भी थका देने वाला होगा। वह बस कम शराब पिएगी। इसके बाद दोनों ने गिलास टकराए और मोमबत्ती की रोशनी में अपने रात्रिभोज का आनंद लिया। वांग जुइंग को एक गिलास शराब खत्म करते देख जू हाओ ने उसे एक और गिलास शराब दी। वांग जुइंग के लिए मना करना मुश्किल था और वह केवल पीना जारी रख सकी। वही पुरानी दिनचर्या चल रही थी। जू हाओ ने वांग जुइंग को पूरी तरह से नशे में धुत नहीं होने दिया, अन्यथा यह उसका फायदा उठाने के समान ही होता। थोड़ी सी शराब माहौल को खुशनुमा बनाने और उसे अधिक आराम महसूस कराने में मदद करेगी। वह इस खूबसूरत शिक्षिका लू को एक अविस्मरणीय रात देना चाहता था। मोमबत्ती की रोशनी में आयोजित रात्रिभोज समाप्त हुआ। वांग जुइंग ने बाहर आसमान को अंधेरा होते देखा और वापस जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वह उठने वाली थी, उसने अपनी कमर पर एक हाथ महसूस किया, जिसने उसे वहीं रोक दिया, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि वह जू हाओ था, और वांग जुइंग थोड़ी घबरा गई। चेयरमैन जू, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आज जो कुछ भी हुआ है, वह मानो कभी हुआ ही नहीं? आपने आज भी कहा था, और क्या आज अभी खत्म नहीं हुआ है? वांग जुइंग स्तब्ध रह गई। ऐसा प्रतीत होता था कि मामला यही था। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह ने उसे कहने की इजाजत नहीं दी। 074 लंबी रात। तीसरी बेटी को वश में किया गया। जू परिवार की 3 बहनें। वांग जुइंग के लिए ये रात बहुत लंबी थी। इसी दौरान वांग मू ने फोन करके पूछा कि लिंग एर घर क्यों नहीं आई। वांग जुइंग झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने दावा किया कि स्कूल का काम खत्म नहीं हुआ था और वह स्कूल में ओवरटाइम काम करने आई थी। उसके लिए इतना गंभीर होने का दिखावा करना मुश्किल था। वांग मू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लिंगर अक्सर स्कूल के छात्रावास में ही रहती थी और काम में व्यस्त होने पर घर नहीं आती थी। उसे सावधान रहने के लिए कहने के बाद उसने फोन काट दिया। सुरक्षा की बात करें तो वांग जुइंग अचानक जाग गई। उसने उस दोपहर अपनी दवा नहीं ली थी। क्या वह गर्भवती हो जाएगी? यदि शिक्षिका लू शादी से पहले गर्भवती हो जाती, और फिर स्कूल के अन्य शिक्षकों और छात्रों को भी इसके बारे में पता चल गया, और फिर यह बात ऑनलाइन लीक हो गई। वांग जुइंग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। डिंग। वांग जुइंग खुशमिजाज मूड में है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 894। जब जू हाओ और वांग जुइंग कमरे से निकले तब तक अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। जू हाओ ने वांग जुइंग को घर भेजने के लिए एक वफादार अधीनस्थ को ढूंढा। अब से वह उसे अपने साथ रखेगी ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। दूसरी ओर जू हाओ एक सुनसान गली में चला गया। प्रणाम स्वरूप स्वामी जी। जू हाओ ने अपने सामने घुटने टेक कर बैठी 8 महिलाओं को देखा। विशेषकर वह व्यक्ति जो उसके सबसे करीब है। उसकी आभा संयमित थी, एक मास्टर के रूप में उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था। वह जानता था कि यह डार्क एनर्जी के कारण था, जिसने उसे अपनी आभा छिपाने की अनुमति दी थी। उठना। जू हाओ ने धीमी आवाज में बात की। उसकी नजर अपने बगल में खड़े अंगरक्षक पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मेरा नाम बाइलिंग है। बाइलिंग ने बिना किसी भावना के बात की, लेकिन जब उसने जू हाओ को देखा तो उसकी आंखों में व्याप्त कट्टरता निर्विवाद थी। उसकी वफादारी वाकई 100% तक पहुंच गई थी। अब से तुम मेरा अनुसरण करोगे। डार्क एनर्जी मास्टर द्वारा निकट सुरक्षा प्रदान किए जाने के साथ जू हाओ ने राहत की एक लंबी सांस ली। अंततः उसे बाहर निकलने और अचानक स्वर्ग की ओर से कार्य करने वाले किसी नायक द्वारा मार डाले जाने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब जू हाओ घर लौटा तो उसने अपने परिवार को एक साथ इकट्ठा देखा। सभी लोग काफी उत्साहित थे। क्या अच्छी खबर मिली? तुम इतने खुश क्यों हो? जू हाओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। पापा, आप वापस आ गए। मैं आपको बता दूं, थर्ड सिस्टर ने अभी अभी अपने गाने रिलीज किए हैं। जू हुआई उत्साह से दौड़कर उसके पास आए, अपना हाथ उसके हाथ में डाला और इस बारे में बात करने लगी कि वे आज साथ में संगीत रिकॉर्ड करने गए थे। पता चला कि दोनों बहनों की आज कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वे तीनों गाने रिकॉर्ड करने के लिए जू होंगजूंग और शियाओ वानलिंग के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए। पिताजी, थर्ड सिस्टर को गाते हुए सुनिए, कितना सुंदर है ना? थर्ड सिस्टर अब मशहूर होने वाली है। जू हुआई ने अपना फोन निकाला और अपने पास सेव किए हुए तीनों गाने चलाए। जू हाओ ने ध्यान से सुना और उसे कोई समस्या नहीं मिली। दरअसल उनकी कृति मास्टर म्यूजिक ने कुछ कमियों को दूर भी कर दिया था, इसलिए यह उनके पिछले जीवन की तुलना में और भी अधिक लोकप्रिय होनी चाहिए। हम देखते हैं अब थर्ड सिस्टर के गाने के बारे में वो लोग क्या कहते हैं। जू शिकिंग ने भी नाक सिकुड़ी। उसे जू होंगजूंग को बदनाम करने वाले ऑनलाइन ट्रोलों से घृणा महसूस हुई। 131 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जियो वानलिंग और सू वानकियू जू होंगजूंग के लिए वास्तव में खुश थे। दूसरी ओर जू होंगजूंग बेचैन महसूस कर रहा था और घबराकर स्क्रीन को घूर रहा था। हालांकि उसकी बहनों को यह अच्छा लगा, लेकिन उसे भी लगा कि यह काफी अच्छा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रिहा होने के बाद इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। जू हाओ मुस्कुराया। जू होंगजूंग की चिंताएं अनावश्यक थीं। संभवतः इसी समय उनके चैनल भी सक्रिय होने लगे थे, क्योंकि वह चाहता था कि जू होंगजूंग इन 3 गानों के जरिए प्रतिबंध को तोड़ दे। जू हाओ ने पहले ही तैयारियां कर ली थी और विभिन्न माध्यमों की व्यवस्था कर ली थी। पहले के विपरीत, जब वह केवल जू होंगजूंग के सामने दिखावा करता था। झाउस मीडिया के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करने का दिखावा करना, लेकिन असल में सिर्फ औपचारिकता निभाना। इस बार जू हाओ ग्रुप की शक्तिशाली ऊर्जा वास्तव में प्रकट हुई।
ये तीनों गाने प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर तेजी से लोकप्रिय खोजों में शीर्ष पर पहुंच गए। करोड़ों डॉलर की कंपनी के अंदर एक लंबी, सुडौल, आकर्षक, कुलीन और गंभीर स्वभाव वाली परिपक्व शाही बहन कार्यालय में दाखिल हुई। कंपनी के मामलों को संभालने से वह थोड़ी थक गई थी। उसने अपनी कनपटी को रगड़ा, अपनी डेस्क पर बैठ गई और अपना कंप्यूटर खोला। फूलों जैसे चेहरे वाली 7 परियों का समूह। ग्रुप मैसेज की संख्या 99 से अधिक हो गई थी। उसने उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा तो पाया कि सानमेई तीसरी बहन जू होंगजूंग ने नए गाने जारी किए हैं। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि वे कितने अच्छे लग रहे हैं और वे निश्चित रूप से हिट होने वाले हैं। उसने द विंड राइजेस गाने पर क्लिक किया। गोधूली बेला तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को छुपा देती है। पलंग के पास छिपी हुई पेंटिंग में चित्र में आप सिर झुकाकर बात कर रहे हैं। मैं आज भी दुनिया की विशालता पर आश्चर्यचकित हूँ। और मैं बचपन की मीठी बातों से मदहोश हूँ। अब न सत्य है, न असत्य, न संघर्ष, न निरर्थक चुटकुले। मैं अंततः अपनी जवानी उसे लौटा दूंगा, साथ ही मेरी उंगलियों से छीनी गई गर्मी के साथ। जो दिल को छूता है उसे हवा के साथ बहने दो। क्या प्रेम के नाम पर आप अब भी तैयार हैं? गाना सुनने के बाद परिपक्व शाही बहन स्तब्ध रह गई। उसके शरीर की थकान दूर हो गई और उसकी जगह एक नई स्फूर्ति ने ले ली। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व प्रज्वलित हो गया हो। उसे कभी प्यार नहीं हुआ था और न ही कभी होगा, वह सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। वह जूहाओ की सबसे बड़ी लिंगर हैं। और वह व्यक्ति जो जूहाओ के ठंडे रवैये से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जूहाओ को उदाहरण मानते हुए वह किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं करती थी, केवल खुद पर भरोसा करती थी। जूहाओ कुछ दशकों में दसियों अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा करने में सक्षम था। उसे विश्वास था कि वह भी ऐसा कर सकती है। उसने इस निर्दयी और बेरहम पिता को मात देने की कसम खाई। इसलिए स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक लू की स्नातकोत्तर अध्ययन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ व्यापार जगत में प्रवेश किया। उनमें वाकई व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा और गहरी अंतर्दृष्टि थी। उसने जल्दी ही व्यापार के अवसर खोज लिए और अपनी पहली बड़ी कमाई की। इसके बाद उन्होंने आसानी से एक कंपनी शुरू कर दी, लेकिन इस समय उसे और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें न केवल कंपनी में सैकड़ों लोगों का प्रबंधन करना था, बल्कि प्रतिस्पर्धियों से निपटना और नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश करना भी था। वह दिन भर या तो काम कर रही होती थी या काम पर जा रही होती थी। दिन के अंत तक वह बहुत थक चुकी थी। लेकिन सानमेई तीसरी बहन द्वारा गाए गए गीत द विंड राइजेस को सुनने के बाद उसे लगा कि समाज प्रेरणा से भरा हुआ है। गाने में वह शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वाभाविक रूप से उसने इसे सपनों से जोड़ा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, वह हार नहीं मानती थी। एक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक खूबसूरत महिला जिसकी शक्ल, सूरत और स्वभाव भी लाजवाब है, लैब कोट पहने हुए वह कंप्यूटर के सामने बैठी थी और सानमेई तीसरी बहन जू होंगजूंग द्वारा गाए गए गीत अंडर द सी का बड़े ध्यान से आनंद ले रही थी। बादलों से छनकर आती हुई बिखरी हुई चांदनी, भीड़ से छिपना, समुद्र की गहराइयों में फैल रहा है। लहरों ने सफेद स्कर्टों को गीला कर दिया। तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा हूं। लहरें खून के धब्बों को मिटा देती हैं, आपको आश्वस्त करने के लिए भ्रामक। समुद्र की गहराइयों की आवाज सुनो, जिनके विलाप करने वाले मार्गदर्शक। आत्मा मौन में डूब जाती है, कोई आपको नहीं जगाएगा। थोड़ा दमनकारी पृष्ठभूमि संगीत भारी गायन के साथ मिलकर उस खूबसूरत महिला को कपकपा देने लगा। वह पल भर में उस हताश भावना में डूब गई। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तुम एक बार मुस्कुराते हुए रोई थी। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तुम्हारी कांपती हुई बाहें। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। कोई भी आपको नहीं बचाएगा। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। आपको घुटन से स्पष्ट रूप से नफरत थी। गाना सुनने के बाद उस खूबसूरत महिला की आंखें लाल हो गईं और उसे बहुत अस्वस्थ महसूस हुआ। इस गीत में उन्होंने बेबसी की उस गहरी भावना का अनुभव किया। उत्पीड़न, उदासी, शोक, पीड़ा। सुनने के बाद भले ही उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन इससे उसकी आगे सुनने की इच्छा कम नहीं हुई। एक एकांत पहाड़ पर, यहाँ रास्ते एक दूसरे को काटते हैं और मुर्गियों और कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो यह एक एकांत स्वर्ग हो। एक पुरातन कमरे में चेन्यू और लुयान जैसी दिखने वाली एक शास्त्रीय सौंदर्यपरक महिला प्राचीन पोशाक में सजी बैठी थी, मानो वह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हजारों वर्षों की यात्रा करके आए हो। इस समय वह खूबसूरत महिला अपना फोन पकड़े हुए थी, उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और वह उससे निकल रही लाल रंग की संगीत की धुन सुन रही थी। वह जूहाओ की चौथी लिंगर है। उन्हें बचपन से ही शास्त्रीय साहित्य से प्रेम रहा है और वे पारंपरिक संस्कृति का सम्मान करती हैं। 132 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। एक बार उसने पारंपरिक चीनी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा के आदान प्रदान की एक प्रतियोगिता देखी, जहां पश्चिमी चिकित्सा चिकित्सकों ने पारंपरिक चीनी चिकित्सा को नीचा दिखाया और लगातार उसका उपहास किया। उस समय वह बहुत गुस्से में थी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा भी पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा थी, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उसका बहुत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था। उन्होंने तुरंत चिकित्सा की पढ़ाई करने का फैसला किया और पारंपरिक चीनी चिकित्सा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। फिर संयोगवश अपने स्कूल के वरिष्ठ छात्र के संपर्कों के माध्यम से वह अपने स्कूल के वरिष्ठ छात्र के गुरु की शिष्या बन गई। वह अब 2 साल से पहाड़ पर पढ़ाई कर रही थी। घर पर उसकी तीसरी बहन को एक धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति के इकबालिया बयान को अस्वीकार करने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था, जिससे वह बहुत क्रोधित हुई थी।
वह सचमुच घर जाकर तीसरी बहन की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी और वह पहाड़ छोड़कर नहीं जा सकती थी। हालांकि मास्टर ने उसे पहले ही बता दिया था, एक बार जब वह ताई दिव्य सुई सीख लेगी तो वह उसे पहाड़ से जाने देगा। इसलिए इस दौरान उसने लगन से पढ़ाई की। समूह में थर्ड सिस्टर के नए गाने की खबर मिलते ही उसने तुरंत उसे सुनना शुरू कर दिया। हेदी और द विंड राइजेस दोनों ही असाधारण रूप से अच्छे थे, लेकिन उनका पसंदीदा गाना अब भी स्कारलेट स्टेज ही था। गायन की प्राचीन शैली और ओपेरा की गायन शैली भी पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा थी। उसे यह बहुत पसंद आया और इसे सुनते ही वह मंत्रमुग्ध हो गई। एक ही दृश्य में पानी की आस्तीनें ऊपर नीचे होती हैं। सुख दुख के गीत, जुदाई मिलन के गीत, ये सब मेरी चिंता का विषय नहीं है। पंखा चलता और बंद होता है, घंटे और ढोल बजते हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है। नाटक में प्रेम की कहानी, नाटक के बाहर के लोगों की कहानी, कौन कह सकता है? मेकअप में सभी भावनाओं को समाहित करने की अभ्यस्त। क्या होगा अगर पुराने शब्दों को गाया जाए? सफेद हड्डियां और हरी राख, सब मैं ही हूँ। एक अराजक दुनिया में भटकते हुए पहाड़ों और नदियों को रोशन करने वाले प्रकाश स्तंभों को देखने का धैर्य बनाए रखना। सामाजिक प्रतिष्ठा में साधारण होते हुए भी मैं देश की चिंताओं को न भूलने का साहस रखता हूँ, भले ही मुझे कोई न जानता हो। मंच के पीछे से लोग गुजर रहे हैं, पुराने रंग कहीं नजर नहीं आ रहे। मंच पर मौजूद लोग एक दिल दहला देने वाला विदाई गीत गाते हैं। प्रेम शब्द को स्याही से उतारना कठिन है, वह इसे खून से गाती है। पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, अंततः एक मेहमान। वह खूबसूरत महिला उत्साहित दिख रही थी। इस युग में मनोरंजन उद्योग कमजोर दिल वालों से भरा पड़ा है। अब ऐसे विचारोत्तेजक गाने बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। वह तीसरी बहन जू होंगजून को लाइक देने से खुद को रोक नहीं पाई। उसी समय उसने अपनी मुट्ठी लहराई और अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस की। इन तीनों गानों के रिलीज होते ही थर्ड सिस्टर पर लगा प्रतिबंध अपने आप ही टूट जाएगा। क्लिक करें। तभी दरवाजा धक्का देकर खोला गया। प्राचीन पोशाक पहने और अलौकिक आभा लिए एक परिपक्व सुंदरी ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। उनकी सुरीली आवाज ने उनके प्रवेश के साथ ही माहौल को और भी जीवंत कर दिया। किंगजू, आज पढ़ाई का समय हो गया है। तुम अभी तक अपने कमरे में क्यों रुकी हो? क्या तुम पहाड़ से नीचे नहीं जाना चाहती? गुरुजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मेरी तीसरी बहन ने एक बहुत अच्छा गाना रिलीज किया है। आपको भी सुनना चाहिए। ये सिर्फ ये 3 बहनें ही नहीं थीं। जूस ग्रुप के व्यापक प्रचार के चलते देश भर में कई लोगों को इन 3 गानों के बारे में पता चला। एक बार जब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया तो वे रुक नहीं सके। ये बहुत अच्छा है ना? खासकर द विंड राइजेस, इसने मुझे ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस कराया। मेरे सिर में झुनझुनी हुई और मेरा खून खौल उठा। अरे छोड़ो भी, हैदिक बेहतर है। मैं इसे हर बार सुनकर रो पड़ती हूँ और जितना ज्यादा रोती हूँ उतना ही इसे सुनने का मन करता है। हे, मुझे स्कारलेट स्टेज सबसे ज्यादा पसंद है। एक बार जब ओपेरा शैली में गायन शुरू हो जाता है तो भला कौन इसका मुकाबला कर सकता है? वैसे क्या आप जू होंगजूंग नाम की गायिका और रचनाकार को जानते हैं? वह बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका हैं, मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अरे नहीं, आप जू होंगजूंग को जानते तक नहीं। वह हाल ही में ऑनलाइन बेहद लोकप्रिय हुई हैं और उन्हें झाउस मीडिया द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अरे बाप रे, इतनी शानदार शख्सियत को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। उसने आखिर किया क्या था? कहा जाता है कि झाउस मीडिया के युवा मालिक ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन असफल रहे, अपमान से क्रोधित हो गए और उसे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। ये अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग हद से ज्यादा हैं। धिक्कार है। चलो तुरंत इसे दोबारा पोस्ट और शेयर करते हैं और मांग करते हैं कि वह घटिया झाउस मीडिया ब्लैकलिस्ट हटा दे। अगर मुझे अब जू होंगजूंग के गाने सुनने को नहीं मिले तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार अनगिनत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इसे दोबारा पोस्ट और साझा किया। हजारों लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर मांग की है कि झाउस मीडिया ब्लैकलिस्ट को हटा दे। कई मिलते जुलते विषय हॉट सर्च में ट्रेंड कर रहे थे। चौंकाने वाली बात, सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय पियानो मास्टर जू होंगजूंग ने 3 बेहद लोकप्रिय गाने रिलीज किए हैं। कौन कहता है कि उनमें गायन प्रतिभा नहीं है? झाउस मीडिया ने बिना किसी कारण के किसी को ब्लैकलिस्ट किया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए। एक एकल लाल मंच प्राचीन शैली की लहर को प्रज्वलित करता है, जिससे ओपेरा गायन के युग का आरंभ होता है। जू परिवार। जू होंगजूंग कंप्यूटर स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैकएंड डेटा देख रहा था। उसने देखा कि तीनों गानों के प्ले काउंट खतरनाक दर से बढ़ रहे थे। फिर उसने सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे विषयों को देखा। श्रोताओं ने जोरदार प्रतिक्रिया दी और अनगिनत लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। जू होंगजूंग की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। उसका पूरा परिवार उसके लिए खुश था। तीसरी बहन, अब तो तुम सचमुच मशहूर हो गई हो। इस साल दीवाओं में तुम्हारा स्थान अवश्य होगा। मेरी तीसरी बहन कमाल की है। आज से हम सब तुम्हें एक बड़ा सितारा कहेंगे। बधाई हो, तुम्हारा सपना सच हो गया है। हे भगवान, मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक बड़ा सितारा है। होंगजूंग, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अपनी दोनों छोटी बहनों की उत्साहित आवाज और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की प्रशंसा सुनकर जू होंगजूंग ने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया। उसने अपना सिर घुमाया और अचानक बोल पड़ी, पिताजी, धन्यवाद। डिंग। जू होंगजूंग की भावनाएं उमड़ पड़ी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888।
डिंग। जू होंगजून बेहद खुश था, उसकी खुशी का भाव 999 गुना बढ़ गया। जू हाओ ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अपनी तीसरी बेटी की देखभाल हो जाने और भावनात्मक रूप से सहारा देने वाले एक दीर्घकालिक व्यक्ति के साथ होने से वह बहुत खुश थे। सू वानकियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। यह मामला आखिरकार सुलझ गया। अगर लिंगर ने हार नहीं मानी होती तो उसे ऐसा करना ही पड़ता। हर रात जू हाओ ये बहाना बनाती थी कि वह जू होंगजून को अलग अलग तरीकों से उसे परेशान करने के लिए राजी नहीं कर पाई थी। जू हाओ को चमड़े का छोटा सा चाबुक पकड़े हुए देखकर वह डर से कांप उठी। अजीब बात है, उसकी हृदय गति भी तेज क्यों हो गई? क्या वाकई ऐसा हो सकता है जैसा जू हाओ ने कहा था? क्या उसमें कुछ विचित्र विशेषताएं थीं? कुछ असंभव नहीं, वह एक सामान्य व्यक्ति थी। उन शर्मनाक बातों के बारे में उसकी बेटियों को पहले से ही पता था। अगर उन्हें भी उसके गुणों के बारे में पता चल जाता तो सचमुच उसके पास किसी से मिलने की हिम्मत ही नहीं बचती। 133 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। पिताजी, आप पक्षपाती हैं। आपने थर्ड सिस्टर के लिए 3 गाने लिखे, हमारे लिए कब लिखेंगे? जू हुआई को अचानक याद आ गया। तीसरी बहन जू हाओ की वजह से मशहूर हुई, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ी और जू हाओ का हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी और नखरे दिखाने लगी। अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर जू शिकिंग ने भी जू हाओ को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। हालांकि जियाओ वानलिंग ने भी जू हाओ की ओर देखा, लेकिन उसकी निगाहें टलती हुई थीं, वह खुद भी अनिश्चित थी कि वह क्या सोच रही है। हर फूल अपने तरीके से खिलता है, हर फूल की अपनी कहानी होती है। जू परिवार में खुशी और सद्भाव का माहौल था। दूसरी ओर झेंग फीफान एक अंधेरी गली से बाहर निकली। अंदर 2 हत्यारों के शव पड़े थे। उसने आसपास मौजूद भीड़ की जू होंगजून द्वारा जारी किए गए गीतों के बारे में हो रही उत्साहित चर्चाओं को सुना। 3 गानों के साथ उन्होंने झाओस मीडिया की नाकाबंदी तोड़ दी। झेंग फीफान के चेहरे पर जटिल भाव थे। जू हाओ ने उसे जू होंगजून पर लगे प्रतिबंध को हल करने का जिम्मा सौंपा था। पता चला कि कुछ समय पहले जनता के दबाव में आकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने झाओस मीडिया के झाओस के पिता से संपर्क किया था। उन्हें जू होंगजून पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कहा गया था। हालांकि झाओ के पिता अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जू होंगजून बिल्कुल ठीक थे और यहां तक कि एक शीर्ष स्तर के सेलिब्रिटी भी बन गए थे। हालांकि झेंग फेइफान दुखी था। उन्होंने प्रतिबंध को हल करने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन वे न केवल इस कार्य को पूरा करने में विफल रहे, बल्कि खुद भी बहुत मुसीबत में फंस गए। अब उसे हर दिन चैन नहीं मिलता था। हत्यारे अक्सर उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे, जिससे वह बेहद परेशान हो जाता था। झेंग फीफान का चेहरा गंभीर था और उससे हत्या का इरादा स्पष्ट झलक रहा था। धिक्कार है, मुझे ये पता न चलने दो कि इसके पीछे कौन है, वरना मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 075 पीठ में छुरा घोंपा गया। 5वां लिंगर वापसी करने वाला है, महिला मुख्य किरदार को गुमराह करते हुए। ठीक उसी समय जब जू होंगजून रातों रात सनसनी बन गए और इंटरनेट पर हलचल मच गई। जेल को एक संदेश भेजा गया। जेल की कोठरी में एक बलवान और मजबूत कदकाठी वाले व्यक्ति को ये खबर मिली, उसकी सांसें अटक गईं और उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। वह इस जेल का राजा था। सभी प्रमुख संगठनों से बाहर रहकर काम करना। जेल में कई कैदी ठंड से बचने के लिए एक साथ हडल्ड होकर छोटे छोटे गिरोह बना लेते थे। लेकिन चाहे वे किसी भी गिरोह के हों, सभी लोग उनका सम्मान करते थे और उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें देखते ही सभी को आदरपूर्वक उनका अभिवादन करना पड़ा। यहाँ तक कि जेल के पहरेदार भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वह ब्रदर्स गैंग का डेज था। 6 भाइयों का मुखिया गाओ कियांग शिंग। वह चेन मो के गुरु भी थे। 3 साल पहले चेन मो को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें प्रताड़ित किया गया था। उस समय उसके दृढ़ निश्चय को देखकर और जेल में ऊब महसूस करते हुए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। अप्रत्याशित रूप से इस शिष्य की मार्शल आर्ट प्रतिभा आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। महज 3 वर्षों में वह उसी स्तर पर पहुंच गया, मिंग जिन के अंतिम चरण तक। और इस क्षण ब्रदर्स गैंग का ये शांत स्वभाव वाला दागे अब शांत नहीं रह सका। ब्रदर्स गैंग का सफाया हो चुका था, उसका छठा भाई मारा गया था और उसके शिष्य को फंसा दिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सभी बदलाव महज कुछ ही दिनों के भीतर हुए। यह महज एक मजाक था। मूल रूप से उनके 6 भाइयों ने मिलकर ब्रदर्स गैंग बनाया था। उन्होंने रास्ते में देवताओं और बुद्धों की हत्या की, जिसके चलते ब्रदर्स गैंग साउथ सिटी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसमें उन्हें 10 साल से अधिक का समय लगा। अब तुम मुझे बता रहे हो, ब्रदर्स गैंग का कुछ ही दिनों में सफाया हो गया। लेकिन ये खबर उसके अच्छे भाइयों से आई थी, इसलिए उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। गाओ कियांग शिंग की आंखें झपकीं। चाहे वह उनके द्वारा स्वयं स्थापित किए गए ब्रदर्स गैंग का विनाश हो, उनके छठे भाई की मृत्यु हो जो उनके लिए भाई समान था, या उनके शिष्य को फंसाया जाना हो, वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। फैसले के अनुसार उसे 5 साल तक जेल में रहना होगा। 4 साल बीत चुके थे, अभी भी 1 साल बाकी था। वह किसी से भी अपनी सजा कम करवाने में सफल नहीं हो सका। लेकिन अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके यात्रा पर जाना और फिर वापस लौट आना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक एकांत निजी कमरे में 4 लोग आमने सामने बैठे थे। वातावरण बहुत ही घुटन भरा था। लंबे मौन के बाद सबसे छोटे ओल्ड 5 ने सबसे पहले बात की। क्या हम सचमुच ऐसा करने जा रहे हैं? ये हमारे आदरणीय दागे हैं।
डेज मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और उसने कई बार मेरी जान बचाई है। मैं सच में उसे धोखा नहीं दे सकता। चौथे भाई ने बार बार अपना सिर हिलाया। हम दागे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उस आदमी की बात मानने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तीसरे भाई ने मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई, जो बैजियों से भरी हुई थी, और उसने उसे एक ही घूंट में पी लिया। आज सुबह ही लाओमो ने उन्हें ढूंढ लिया और उनसे कहा कि वे जेल में बंद दागे को एक पत्र लिखें ताकि वह बाहर आ जाए। फिर वे उसे पीठ में छुरा घोंपने का मौका तलाशने वाले थे। ब्रदर्स गैंग के सदस्य बेहद गुस्से में थे। डेज हमारा भाई है, हमारा प्यारा परिवार और दोस्त है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम डेज को धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो पहले ही आपके रक्तवध समाज में शामिल हो चुके हैं, आपको और क्या चाहिए। हम आपके लिए कानून लागू करने वाले बन सकते हैं, लेकिन हम दागे को नुकसान पहुंचाने के आपके आदेश का बिल्कुल भी पालन नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर आप दागे से निपटना चाहते हैं तो हम बस दखल नहीं देंगे। उनके दृढ़ इनकार का सामना करते हुए लाओमो ने केवल ठंडे लहजे में उपहास किया। प्रिय परिवार और दोस्तों, भाइयों, क्या ये सही है? तो मैं आपको और अधिक पैसे दूंगा। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे परिवार अभी भी मेरे नियंत्रण में है? अगर तुम सहमत नहीं हुए तो मुझे उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं मूल डिजाइन में कुछ और कट जोड़ दूंगा। ये तरीके निस्संदेह निर्मम थे। ये सब बातें उन्हें जू हाओ ने सिखाई थीं। किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ क्या होता है, इससे किसे फर्क पड़ता है? तुम बेहद घृणित हो। दोनों भाई इतने क्रोधित थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। 134 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। क्या यह अभी भी वही गुप्त दुनिया थी जिसे वे जानते थे? वफादारी, जोशीला भाईचारा, असीम वीरता। उन्हें ओल्ड मो में ऐसा एक भी गुण नहीं दिखा। वहां केवल पाखंड और बेईमानी ही व्याप्त थी। यहाँ जू हाओ को कुछ कहना था। तुम पहले से ही पाताल लोक में हो, फिर भी तुम हर दिन हत्या और आगजनी करते हो, मानो तुम बहुत नेक हो। अपनी जीवन शक्ति के बावजूद भाइयों के पास अंततः सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें ओल्ड मो की बात माननी पड़ी। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, यदि वे मर भी जाते तो भी वे अपने भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अपने बड़े भाई को धोखा देना तो दूर की बात है, जिसने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। हालांकि अपने प्रियजनों की सुरक्षा दांव पर लगी होने के कारण उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर्याप्त। उनकी बहस जारी सुनकर दूसरे भाई ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। अगर आप में से किसी को भी अपने परिवार के मुसीबत में पड़ने का डर नहीं है तो कोई कार्रवाई न करें। ये सुनकर वे सब चुप हो गए। परिवार ही उनकी कमजोरी थी। सुंदर 7 परियों की बहनों का समूह। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, मैं वास्तव में कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ। तीसरी बहन, मनोरंजन के इस चरम युग में आपने प्राचीन शैली का गीत चीलिंग कैसे बनाया? इसमें ओपेरा गायन का भी समावेश है। मुझे आपका ये गाना बहुत पसंद है। तकनीक ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। पहले थर्ड सिस्टर बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उसके गीत उतने अच्छे नहीं थे। इस बार उसके द्वारा रचित तीनों गीत सचमुच अद्भुत हैं। वे निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होंगे और एक अलग ही दायरे में अपनी पहचान बनाएंगे। खासकर ये गाना अंडर द सी, मैं इसे बार बार सुन सकता हूँ। ओनली वॉन्ट टू मेक मनी, मैं आपको द विंड राइजेस सुनने की सलाह देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि इसे सुनकर आप तुरंत ऊर्जा से भर जाएंगे। थर्ड सिस्टर वाकई कमाल की हैं। ऐसा लगता है कि अब हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 गानों के साथ ही उन्होंने झाउस मीडिया के प्रतिबंध को तोड़ दिया है। हमारी बहनों में से एक वाकई में एक बड़ी स्टार बनने जा रही है। प्लीज कॉल मी क्वीन। मैं मानता हूं कि थर्ड सिस्टर के गाने वाकई अच्छे हैं और वह बहुत अच्छा गाती है, लेकिन वे मेरी पसंद के नहीं हैं। तीसरी बहन, मेरे लिए एक राजसी और दबंग गीत कब लिखोई? जू शिकिंग और जू हुआई दोनों बहनें जानती थीं कि उनकी बड़ी बहनों ने उनकी पीठ पीछे एक नया समूह बना लिया है। तो उन्होंने जू होंगजून के मामले का जिक्र नहीं किया। वे इसके लिए बहुत उत्सुक थे। तीसरी बहन जू होंगजून के बोलने का बेसब्री से इंतजार है और ये देखने का भी कि जब उनकी बड़ी बहनों को पता चलेगा कि तीसरी बहन पिताजी के खेमे में शामिल हो गई है तो उनके क्या भाव होंगे। इस समय अपनी बड़ी बहनों की पूछताछ देखकर शिकिंग और हुआ ही दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूरते हुए उन्हें निराशा नहीं हुई। जू होंगजून ने सचमुच जवाब दिया, मैं सच में कोई बड़ी स्टार नहीं हूँ। सबसे बड़ी बहन, दूसरी बहन, चौथी बहन, 5वीं बहन, आप सभी ने गलत समझा। ये सच है कि मैंने वे तीनों गाने गाए, लेकिन उनके बोल मेरे पिता ने मेरे लिए लिखे थे। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, कृपया मुझे रानी कहो। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूँ। तीसरी बहन, क्या तुमने कोई टाइपिंग की गलती की है? तुम इसे सुधार कर दोबारा टाइप कर सकती हो। बड़ी बहन का संदेश देखकर जू होंगजून को थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन वह पहले ही जू हाओ की पहचान को स्वीकार कर चुकी थी और उसे पिता कहकर पुकारती थी, इसलिए अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। इतना ही नहीं, वह अपनी बहनों को भी वापस लाना चाहती थी। शायद उन्होंने पहले पिता को गलत समझा था। जब से वह घर लौटी थी, जू हाओ की उसके प्रति चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल भी निर्दयी और उदासीन व्यक्ति जैसा नहीं लगता था। उसने अपनी उंगली उठाई, एक पल सोचा और अपना जवाब टाइप किया। बड़ी बहन, शायद हम सब ने गलत समझा हो सकता है पिताजी के हमारे प्रति पहले के ठंडे रवैये का कोई और कारण रहा हो।
दरअसल वह एक बहुत ही सभ्य और सौम्य पिता हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे वापस आने के बाद क्या हुआ। पिताजी मुझे हर दिन पियानो बजाना सिखाते हैं और साथ ही साथ वे मेरी दो छोटी बहनों को चित्रकला और सुलेख भी सिखाते हैं। मेरे वापस आने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे मेरी पसंद का पियानो खरीद कर दिया, जिसकी कीमत 90 लाख युआन से अधिक थी। फिर जब झाओस मीडिया ने मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया तो उन्होंने ऑनलाइन मेरा पूरा समर्थन किया। कुछ समय पहले मेरी अस्थिर मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने प्रतिबंध को तोड़ने में मेरी मदद करने के लिए रातों रात 3 गाने भी लिख दिए। आपको नहीं पता कि पिताजी कितने रहस्यमय हैं। वे न केवल पियानो बजाने में अद्भुत हैं, बल्कि उनका संगीत मेरे संगीत से भी बेहतर है। अगर पिताजी ने डेब्यू किया होता तो वो निश्चित रूप से सुपरस्टार होते। मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है शियाओ वानलिंग, आप सब उसे जानते ही होंगे, है ना? वह हमेशा से चाय कला में शीर्ष स्थान पर रही है और मुझे लगता है कि वह टीवी पर सराहे जाने वाले उन महान चाय कला के उस्तादों से किसी भी तरह कम नहीं है। लेकिन जब से उसने पिताजी की चाय कला देखी है, तब से वह हीन भावना से ग्रस्त महसूस करती है और हाल ही में लगातार पिताजी से उसे सिखाने के लिए कहती रही है। बड़ी बहन, दूसरी बहन, चौथी बहन, पांचवी बहन, कृपया सब वापस आ जाए। मेरी दोनों छोटी बहनें और मैं आप सभी से फिर से मिलने के लिए उत्सुक हैं। प्लीज कॉल मी क्वीन। तीसरी बहन, क्या तुम पागल हो गई हो? पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स। तीसरी बहन, क्या आप हमारे संगठन के साथ विश्वासघात करने जा रही हैं? प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। तीसरी बहन, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्या तुम वापस जाकर यह नहीं देख पाई कि क्या दोनों छोटी बहनों का भी जूहाओ ने ब्रेन वॉश कर दिया है? तुम खुद कैसे ब्रेन वॉश हो गई? सिर्फ पैसा कमाना चाहती हो? तीसरी बहन, भले ही तुम्हारी कही हर बात सच हो, क्या तुम भूल गई हो कि जूहाओ ने पहले हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था? तुमने उसे यूं ही माफ कर दिया। ये संदेश देखकर जू होंगजूंग ने अपने होंठ काट लिए, उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। ये सब सच था आखिरकार। पहले वह भी अपनी बहनों की तरह ही सोचती थी। जूहाओ चाहे कुछ भी कर ले, वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन ये सब अनुभव करने के बाद तभी वह उस गहरी बेबसी को समझ सकी और यह महसूस कर सकी कि उसके साथ एक पिता का होना कितना अद्भुत था, जो उसके लिए आसमान थामे हुए था। शिकिंग और हुआ यी, दोनों बहनें उमड़ती भावनाओं के साथ देख रही थीं। उन्हें पता था कि अब उनकी बारी है पेश होने की। परमाणु हथियार बेचने वाली छोटी बच्ची, हा हा हा, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। मैं तो कहती आ रही हूँ कि पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने चाहे जो भी कहा हो, तुम यकीन नहीं करते। अब तो यकीन हो गया होगा, है ना? थर्ड सिस्टर इसका सबूत है। तुम्हें श्राप देने के लिए एक घेरा बनाओ। हाँ हाँ पिताजी हम सबके प्रति बहुत दयालु हैं और मुझे विश्वास है कि वे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अगर तुम वापस आओगे तो तुम्हें जरूर आश्चर्य होगा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, मैं तुम्हारी बकवास में फंस गया। आई एम रियली नॉट अ बिग स्टार। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि अगर आपकी मौत हो जाए, चाहे बाहर या किसी ऊंची इमारत से कूदकर, तो भी आप जूहाओ को माफ नहीं करेंगे? हमें स्पष्टीकरण चाहिए। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। आपको किस प्रकार का जादुई पे दिया गया था? जूहाओ कौन है, यह मुझे अभी भी नहीं पता। आप जो कह रहे हैं वह बहुत ही अटपटा है। कृपया मुझे रानी कहो। हे, ये दोनों छोटे गद्दार बोलना बंद कर दें, तुम बहुत बुरी तरह से जहर से ग्रसित हो। संयोगवश आजकल मेरे पास कुछ खाली समय है। मैं समय निकाल कर वापस आऊंगा और देखूंगा कि उस जूहाओ ने तुम्हारा किस तरह से ब्रेन वॉश किया है। परमाणु हथियार बेचने वाली छोटी लड़की, पांचवी बहन वापस आ रही है। स्वागत है, परिवार के सदस्य जोड़ 1। कृपया मुझे रानी कहो। जू शिकिंग और जू हुआई के चर्चा में शामिल होने के बाद 7 परियों का समूह धीरे धीरे शांत हो गया। सिस्टर्स दूसरे समूह में चली गईं। 5 प्यारी बहनें, सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं सच में कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ। क्या आपको हमें इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? जू होंगजूंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। क्या उसने पहले ही समझा नहीं दिया था? ऐसा लगता था कि उसकी सभी बहनें यही सोचती थीं कि पिता ने उसे सम्मोहित कर लिया है, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले सोचती थी। मैं सच में कोई बड़ा सितारा नहीं हूँ। बड़ी बहन, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। पिताजी सच में बहुत अच्छे हैं। जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी पिताजी के बारे में अपनी राय बदल लेंगे। 135 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। एक संदेश भेजने के बाद जू होंगजूंग ने दूसरे संदेश को संपादित किया, लेकिन उसमें एक विस्मय चिन्ह दिखाई दिया। आपको ग्रुप चैट से हटा दिया गया है। जू होंगजूंग अवाक रह गया। जू होंगजूंग को समूह से निकालने के बाद समूह का नाम भी बदलकर 4 बहनें जो एक दूसरे से प्यार करती हैं कर दिया गया। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। कृपया मुझे रानी कहो। 5वीं बहन, क्या तुम सचमुच वापस जा रही हो? पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, तीसरी बहन की तरह मत बनो, जिसने वापस आने के बाद खुद को सबके सामने उजागर कर दिया। मुझे नहीं पता कि जूहाओ ने कौन सी चाल चली। सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। 5वीं बहन का वापस जाना ठीक है। उसके पास मार्शल आर्ट का कौशल है, इसलिए अगर जूहाओ कुछ भी करता है तो वह उसका मुकाबला कर सकती है। वापस आने के बाद हमें वास्तविक स्थिति की जानकारी देना न भूलें। दरअसल उसे जू होंगजूंग की बातों पर कोई संदेह नहीं था, बल्कि इस बात पर संदेह था कि क्या जूहाओ में वह क्षमता है या नहीं। वो पियानो भी बजा सकता है, और वो भी इतना अच्छा। उसे पहले कैसे पता नहीं चला? उसने शायद किसी और के पियानो के टुकड़े को लिया और उसे अपना बताकर इस्तेमाल किया।
कृपया मुझे रानी कहो, बस देखते रहो। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं उस पाखंडी का असली चेहरा बेनकाब कर दूंगी और तीसरी बहन और दोनों झाओ लिंग को उनकी विकट परिस्थिति से बचा लूंगी। भले ही मैं मर जाऊं, बाहर मर जाऊं, 30वीं मंजिल से कूद जाऊं, 623, मैं जुहाओ को कभी माफ नहीं करूंगा। उसका संदेश देखकर अलग अलग स्थानों पर मौजूद सभी बहनों के दिलों में सिहरन सी दौड़ गई। एक अशुभ पूर्व सूचना थी। तीनों बहनें समूह में बातचीत कर रही थीं। आंगन में जुहाओ शियाओ वानलिंग को हाथ में हाथ डालकर चाय बनाने की कला सिखा रहे थे, अभी भी खड़े रहने की मुद्रा में। शाओ वानलिंग को नहीं पता था कि यह जुहाओ के प्रति विचार के कारण था या नहीं, या वह नहीं चाहती थी कि वह उसे सिखाने के लिए झुके, या फिर उसे यह एहसास अच्छा लगने लगा था। जब जुहाओ ने उसे हाथ पकड़कर चाय पिलाई तो उसने बड़ी बुद्धिमानी से चाय के सेट को एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया और आज्ञाकारी भाव से सामने खड़ा रहा। जुहाओ ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन आज के समय में यह इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। साथ साथ शिक्षण का क्रम शुरू हुआ। हालांकि शियाओ वानलिंग को धीरे धीरे इसकी आदत हो गई थी, फिर भी हर बार उसका चेहरा लाल हो जाता था। आखिरकार वह एक अविवाहित युवती थी। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी कहाँ देखा था। शाओ वानलिंग ने सोचा कि इस बार भी पहले की तरह ही होगा कि जुहाओ उसे सिखाने के बाद जाने देगा। हालांकि जुहाओ ने ऐसा नहीं किया। उसके हाथ छोड़ने के बाद उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। शाओ वानलिंग का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम क्या करने वाले हो? करना। शाओ वानलिंग को ठीक से सुनाई नहीं दिया और वह थोड़ी उलझन में थी। क्या मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक सिखाया है, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि इसे बहुत लंबे समय तक करना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। शाओ वानलिंग ने इस बारे में सोचा। ये बात बिल्कुल सच थी। उसने ये ज्ञान स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्राप्त किया था। ये सोचकर कि अंकल जू जानते थे कि इससे उनके शरीर को नुकसान होगा, फिर भी वे बिना किसी चूक के हर दिन उसे पढ़ाते थे। उसे ये सब सहना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, है ना? लेकिन अंकल जू ने उससे मदद करने को कहा था। वह कैसे मदद कर सकती थी? मैं कैसे मदद करूं? मुझे नहीं पता कैसे। शाओ वानलिंग ने उसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि सचमुच में जुहाओ से यह सवाल पूछा। ये सब जुहाओ द्वारा पिछले कुछ दिनों में अपनी कृपा बनाए रखने और उसे बढ़ाने के प्रयासों के कारण संभव हुआ। जुहाओ हमेशा से ही अनुकूलता के स्तर को नियंत्रित करता रहा था, और आज इस रिश्ते में बदलाव का अवसर था। जुहाओ थोड़ा झुकी और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उसकी बात सुनकर शियाओ वानलिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और तुरंत बंद कर लिया। वह अपने होठों को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या ये भी संभव है? शाओ वानलिंग के गाल बुरी तरह गर्म थे, उसका चेहरा पूरी तरह लाल था और उसके माथे से भाप निकल रही थी। ये सचमुच बेहद शर्मनाक था। यह विषय ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि मैं पिछले कुछ दिनों से जुहाओ के सावधानीपूर्वक शिक्षण के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वह मना कर देती तो इससे उसकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती। एक बार मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? तो ठीक है, लेकिन मुझे मदद कहाँ करनी चाहिए? हम होंगझुंग और बाकी लोगों को पता नहीं चलने दे सकते। जुहाओ की आंखों में सफलता की एक झलक भरी मुस्कान दिखाई दी। मेरे साथ आओ, मैं एक शांत जगह ढूंढता हूँ। इसलिए जुहाओ ने शर्माती हुई शियाओ वानलिंग को अपने अध्ययन कक्ष में खींच लिया। 076 महिला मुख्य किरदार का कार्यालय। विदेशी भाषाएं सीखना, नायक की मानसिकता में विस्फोट। डिंग। शाओ वानलिंग शर्मा गई, भावना मूल्य जोड़ 555। डिंग। शाओ वानलिंग को जिज्ञासा हुई, भावना मूल्य जोड़ 666। डिंग। शाओ वानलिंग बेहद चौंक गई, भाव मूल्य जोड़ 888। 1 घंटे बाद शाओ वानलिंग अध्ययन कक्ष से बाहर निकली, आंगन में लौट आई और चाय कला का अभ्यास जारी रखा। सिस्टर वानलिंग। ठीक उसी समय जब शियाओ वानलिंग के मन में विचारों की दौड़ चल रही थी, वह भी अभी हुए दृश्य के बारे में सोच रही थी और कमजोर मन से चाय बना रही थी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। शियाओ वानलिंग का शरीर चौंक कर अकड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बुरा किया हो और उसका भेद खुल गया हो। शाओ वानलिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे जू शिकिंग दिखाई दी। उसकी निगाहें तुरंत हट गईं और वह हकलाने लगी। ओह, ये शिकिंग है। क्या आपको कुछ चाहिए? वह भी अभी अपने पिता के साथ थी और अचानक उसकी मुलाकात उसकी बेटी से हो गई। उसे पकड़े जाने का डर था। क्या आपको पता है कि पिताजी कहाँ हैं? जू शिकिंग ने उससे उसकी तलाश का कारण पूछा। अंकल जू, मुझे नहीं पता। शाओ वानलिंग ने अजीब सी हंसी हंसी। जू शिकिंग के चेहरे पर अजीब भाव थे। उसे लग रहा था कि आज शियाओ वानलिंग कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। बहन वानलिंग, तुम इतनी लाल क्यों हो गई हो? क्या तुम बीमार हो? नहीं नहीं, शायद बहुत गर्मी हो। शाओ वानलिंग ने जल्दी से बाहर साफ आसमान की ओर देखा और अपने हाथ से खुद को हवा दी। जू शिक्विंग को और भी अजीब लगा। बाहर वाकई बहुत गर्मी थी। 136 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। लेकिन जू परिवार का विला ठंडा था, बिल्कुल भी गर्म नहीं था। जू शिकिंग ने हैरानी भरी आवाज निकाली। उसे लगा कि शियाओ वानलिंग का मुंह कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या उसने कुछ खराब खा लिया है? बहन वानलिंग, क्या आपको सूजन हो रही है? क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत है? शाओ वानलिंग ने बार बार अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। हालांकि वह शियाओ वानलिंग की वर्तमान स्थिति को लेकर थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि शियाओ वानलिंग ने कहा था कि वह ठीक है। जू शिकिंग ने आगे कुछ भी कहना बंद कर दिया।
जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे एक और समस्या का पता चला और उसने आश्चर्य से कहा, बहन वानलिंग, आपके पैर में क्या हुआ है? ये थोड़ा लड़खड़ा रहा है। क्या आपको वाकई अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? शाओ वानलिंग ने नीचे देखा। ये सचमुच थोड़ा कांप रहा था। उसने झट से हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं बहुत देर तक उकड़ू बैठा रहा, इसलिए थोड़ा सुन्न हो गया है। तो बात कुछ इस तरह है। जू शिकिंग ने सहमति में सिर हिलाया और फिर एक नया प्रश्न सामने आया। बहन वानलिंग, क्या आप चाय बनाते समय खड़ी नहीं थी? आप ऐसा क्या कर रही थी जिसके लिए आपको उकड़ू बैठना पड़ा? एक कीवर्ड को ट्रिगर करते ही जियाओ वानलिंग का दिल एक धड़कन चूक गया। वह मन ही मन जू शिकिंग के बारे में बड़बड़ा रही थी, ये छोटी बच्ची, ये जिज्ञासु बच्चे की तरह क्यों है? इतने सारे सवाल क्यों? बेशक, शियाओ वानलिंग ये बात बिल्कुल नहीं कह सकती थी। झटपट सोचते हुए उसने एक भद्दा बहाना बना दिया। मैं अभी थोड़ी देर तक खड़ा रहा, इसलिए मैंने थोड़ी देर आराम किया। जू शिकविंग को यह अजीब लगा। अगर शियाओ वानलिंग थकी हुई भी थी, तो क्या उसे थोड़ी देर बैठना नहीं चाहिए था? बैठने के लिए उकड़ू बैठना उस समय बिल्कुल अनसुना था। उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जू हाओ को यहाँ न पाकर वह तुरंत अगली जगह चली गई। जू शिकिंग को आखिरकार जाते देख शियाओ वानलिंग ने राहत की सांस ली जो वह रोके हुए थी। उसने अपने थोड़े सिकुड़े हुए कपड़ों पर थपथपाया। उसने राहत की सांस ली। वह लगभग डर के मारे मर ही गई थी। डिंग, शियाओ वानलिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। जूहाओ कंपनी में आधे दिन तक रुका रहा और उसने जिया किंगगे से 1 घंटे से अधिक समय तक काम के बारे में रिपोर्ट सुनी। दोपहर को जूहाओ कार से स्कूल गया। अब उनके पास बाई लिंग उनकी निजी अंगरक्षक के रूप में थी। लीकुन, जो सचिव और ड्राइवर दोनों का काम करता था, अक्सर रास्ता भटक जाता था। इस विद्रोही लीकुन के खिलाफ जांच पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक बार उसके खिलाफ सबूत मिल जाने पर उस विद्रोही व्यक्ति को खत्म करने का समय आ जाएगा। वांग जुइंग के बगल में तैनात वफादार अंगरक्षक के संदेश के अनुसार वांग जुइंग इस समय अकेले ही कार्यालय में शिक्षण संबंधी दस्तावेजों का काम संभाल रही थी। इस खूबसूरत शिक्षिका लू का प्रतिरोध काफी जोरदार था और वह अभी तक पूरी तरह से पराजित नहीं हुई थी। जूहाओ ने मौके का फायदा उठाकर उसे एक ही झटके में खत्म करने का फैसला किया। समर्पित शिक्षक लू के लिए ये पद अत्यंत पवित्र कहा जा सकता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अगर यहाँ कोई रोमांटिक मुलाकात हो जाए, उसे जीतना लगभग नामुमकिन होगा। ये तो केवल जूहाओ ही जानता था कि क्या अभी अभी छात्रों की कार्य रिपोर्टों को सुनने के बाद उसके मन में उसकी तुलना अपने छात्रों से करने का कोई विचार था। बाइलिंग के नेतृत्व में जूहाओ सीधे वांग जुइंग के कार्यालय गए। एक पेशेवर व्याख्याता के रूप में स्कूल द्वारा व्यवस्थित किया गया कार्यालय काफी आलीशान था और एक दफ्तर में केवल 2 ही टीचर लू थे। दूसरी महिला शिक्षिका लू की आज क्लास नहीं थी और वह नहीं आई। दफ्तर में सिर्फ वांग जुइंग ही मौजूद थी। इससे उन्हें सुविधा मिली। जूहाओ दफ्तर के दरवाजे के सामने रुका और दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया। बैंग बैंग, वांग जुइंग अपनी डेस्क पर व्यस्त थी। किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनकर वह सोचने पर मजबूर हो गई। इस समय कौन आएगा? कृपया अंदर आएं। एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। जूहाओ की आकृति उसकी नजरों के सामने आ गई। चेयरमैन जू, आप यहाँ क्यों हैं? वांग जुइंग ने आश्चर्य से कहा। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। जूहाओ धीरे धीरे पास आया और वांग जुइंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उस दोपहर और उस शाम यादों के द्वार फिर से खुल गए। एक दिन बाद वह लगातार उन शर्मनाक दृश्यों को याद करती रहती थी जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता था। इसलिए वह केवल खुद को मजबूर कर सकती थी। बिना आराम किए लगातार काम करते रहने से ही स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह सब कुछ भूलने वाली थी, अचानक जूहाओ प्रकट हो गया। जब उसने स्पष्ट स्वर में कहा कि वह उसे याद करता है, तो वांग जुइंग कुछ हद तक असमंजस में पड़ गई। चेयरमैन जू, ऐसा मत कीजिए। हमने पहले ही दोस्ती कायम करने पर सहमति जताई थी। जूहाओ ठीक उसके सामने बैठ गया और वांग जुइंग ने अपना सिर नीचे करके कमजोर स्वर में कहा। जूहाओ ने अपना घिनौना प्रदर्शन शुरू किया और उसकी आंखों में तुरंत स्नेह झलकने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में कोमलता भरी हुई थी। जुइंग, मैंने भी तुम्हारी कही बात मानकर तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। जितना मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम्हारा चेहरा मेरे मन में उभरता है। तुम मेरे दिल में गहराई से उतर चुकी हो। वांग जुइंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। जूहाओ ने जो कहा वही वह महसूस भी कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जूहाओ के दिल में भी उसका स्थान इतना ऊंचा था? उसके चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर जूहाओ ने आगे बोलना जारी रखा। जुइंग, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं अभी हमारे साथ होने की खबर का ऐलान कर दूंगा। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। वांग जुइंग चौंक गई। अगर जूहाओ ने सचमुच ये खबर घोषित कर दी तो क्या होगा? एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह लिंगर के शिक्षक लू थे और जूहाओ एक परिवार वाला व्यक्ति था। अगर यह बात फैल गई तो कौन जाने लोग क्या क्या सोचेंगे। इस मामले को केवल छिपाया जा सकता था, किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और जूहाओ की प्रतिष्ठा को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। फिर भी जूहाओ इसे घोषित करने के लिए तैयार था। यह जूहाओ की उसके प्रति ईमानदारी को दर्शाने के लिए काफी था। वांग जुइंग तुरंत भावुक हो गईं।
डिंग, वांग जुइंग भावुक हो गई, भावना मूल्य जोड़ 694। वह बहुत भावुक हो गई थी, फिर भी वे एक साथ नहीं रह सके। चेयरमैन जू, आप एक परिवार वाले व्यक्ति हैं और मैं आपकी लिंगर की गुरुलू हूँ। मैं आपके परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती। वांग जुइंग अपना हाथ जू हाओ के हाथ से छुड़ाना चाहती थी। हालांकि उसकी ताकत जू हाओ के सामने बिल्कुल अपर्याप्त थी। अंत में वह उसे केवल उसे पकड़ने देने के लिए ही विवश हो गई। जू हाओ ये भी जानता था कि खूबसूरत महिला किरदार टीचर लू इसे उजागर नहीं करेगी, इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा था। अन्यथा अगर यह कोई संकी स्वभाव वाली यानडेरे महिला मुख्य किरदार होती तो वह सच में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। उनकी मौजूदा छवि निर्माण काफी अच्छा था। इस दुनिया में संभावित संकटों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने से पहले उसे यथासंभव कम प्रोफाइल बनाए रखने का प्रयास करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। जूहाओ बदमाश की तरह व्यवहार करने लगा। कार्यालय में बैठी बेचारी खूबसूरत शिक्षिका लू एक असहाय छोटे खरगोश की तरह लग रही थी। टीचर लू, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? ठीक उसी तरह जैसे जूहाओ एक विदेशी भाषा सीखने में तल्लीन था। साउथ सिटी जेल के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि ब्रदर्स गैंग का सरदार गाओ कियांग शेंग था। कल खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। वे उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने देने और फिर वापस लौटने के लिए सहमत हो गए। दागे, आखिरकार मैं तुम्हें देख ही लूंगा। दागे, बहुत दिनों बाद मिले। हालांकि डेज को जेल में 4 साल हो गए हैं, लेकिन उनका व्यवहार आज भी उतना ही अच्छा है जितना पहले था। डेज, क्या जेल में किसी ने तुम्हें तंग किया? मैं उनके कुत्ते जैसे पैर जरूर तोड़ दूंगा। उसे जेल से बाहर निकलते देख 4 लोग उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। अपने भाइयों को दोबारा देखकर गाओ कियांग शेंग भी बहुत खुश हुआ। जेल में मैं ही बॉस हूँ, कौन मुझे धमकाने की हिम्मत करेगा? उन्होंने अपने भाइयों को गले लगाया। गाओ कियांग शेंग के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या लाओ लियू ने सचमुच ऐसा किया? कुछ क्षणों के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। दोनों भाई थोड़े उदास और निराश थे। अपने द्वारा किए जाने वाले विश्वासघात के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने सिर और भी नीचे झुका लिए। दूसरे भाई ने ही जटिल भावों के साथ पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का वर्णन किया। ये सोचकर कि उसके भाई लाओ लियू की मृत्यु से दुखी होंगे, गाओ कियांग शेंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लाओ लियू की मौत का कारण जानने पर गाओ कियांग शेंग बेहद क्रोधित हुआ। क्या लाओ लियू की मौत लियू परिवार द्वारा किराए पर लिए गए एक हत्यारे के हाथों हुई? लियू परिवार, उन्होंने उसके प्रशिक्षु को फंसाया और उसके भाई की हत्या कर दी। ये घृणा कभी सुलझने वाली नहीं थी। दागे, लियू परिवार तो पहले ही मर चुका है। दूसरे भाई ने आगे बताया कि कैसे उन्होंने लियू परिवार को निशाना बनाया और फिर भागते समय लियू परिवार के सदस्यों को मार डाला गया। उनके ब्रदर्स गैंग को बलि का बकरा बनाया गया। चेन मो एक प्रमुख संदिग्ध बन गया। ये सुनकर गाओ कियांग शेंग स्तब्ध रह गया। कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आए और उसने पूछा, ठीक है, आपने जिस ब्लड स्लॉटर सोसाइटी का जिक्र किया था उसका क्या हाल है? और ब्रदर्स गैंग को कैसे नष्ट किया गया? दूसरे भाई ने फिर से समझाया। पता चला कि जब उनके ब्रदर्स गैंग और एलायंस आपस में भिड़ रहे थे और लियू परिवार से निपट रहे थे, ब्लड स्लॉटर सोसाइटी गुप्त रूप से शक्ति का विकास और संचय कर रही थी। जब ब्रदर्स गैंग के बड़े सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने छिपना बंद कर दिया और गिरे हुए लोगों को और भी परेशान किया। चेन मो को फंसाए जाने की संभावना इसलिए थी क्योंकि ब्लड स्लॉटर सोसाइटी ने लियू परिवार की हत्या कर दी थी, जिससे उनके ब्रदर्स गैंग को बलि का बकरा बनाया गया। ब्लड स्लॉटर सोसाइटी, धिक्कार है इस पर। गाओ कियांग शेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। सभी भाई बेहद सदमे में थे। डेज, तुमने सफलता हासिल कर ली। गाओ कियांग शेंग ने सिर हिलाया। दूसरे भाई की आंखें चमक उठी, फिर तुरंत फीकी पड़ गईं। दरअसल अगर ब्रदर्स गैंग खत्म भी हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वे दोनों भाई जीवित थे। विशेषकर दागे के मिंग जिन शिखर तक पहुंचने के बाद वे आसानी से ब्रदर्स गैंग को फिर से स्थापित कर सकते हैं। हालांकि वह कसाईमो बेईमान था जो लगातार गुप्त रूप से उनके परिवारों पर नजर रखता था। जैसे ही वे कोई हरकत करते वह बिना किसी झिझक के तुरंत कार्रवाई करता। दूसरे भाई को दागे को सच बताने की अपनी इच्छा को दबाना पड़ा। दागे, बदला लेना तो जरूरी है, लेकिन आज दागे जेल से रिहा हो गया है, हमें जश्न मनाना चाहिए। बदला लेना अभी जरूरी नहीं है। गाओ कियांग शेंग ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं, अब मांस खाने का समय हो गया है। जेल का खाना इतना बेस्वाद था कि मानो चिड़ियों का खाना ही था। डेज, क्या हम लिटिल मो को लेने नहीं जा रहे हैं? 5 साल के बच्चे ने बोलना शुरू किया और पूछा, ठीक उसी तरह जैसे गाओ कियांग शेंग ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके खुद को रिहा करवाया था। उन्होंने अपने शिष्य चेन मो को भी बाहर निकाल लिया। चेन मो का मामला अपेक्षाकृत सरल था, हालांकि वह मुख्य संदिग्ध था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस उसे केवल रिहा कर सकती थी, कोई जरूरत नहीं। उसके जेल से बाहर आने के बाद बस उसे फोन कर देना और उसे यहाँ आने के लिए कह देना, मैं बस कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। आज हम भाई सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे अभी भी आप लोगों से बहुत कुछ पूछना है। ये सुनकर दूसरे भाई ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः उसने कुछ और नहीं कहा। लाओ मो के निर्देश थे ताकि वे गाओ कियांग शेंग और चेन मो को एक साथ ला सकें। हालांकि ये भाई पहले से ही उस विश्वासघात को लेकर अपराध बोध महसूस कर रहे थे जो वे करने वाले थे।
अगर वे जबरदस्ती चेन मो को साथ ले जाते तो इससे संभवतः गाओ कियांगशेंग को शक हो जाता। अगर जू हाओ यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से आह भरता। 138 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। ये नायक का प्रभामंडल है। सामान्य परिस्थितियों में जब गाओ कियांगशेंग बाहर गए तो उन्हें अपने शिष्य के सामने अपने दिल की सारी बातें कह देनी चाहिए थीं। लेकिन इसके बजाय वह अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था ताकि उनसे कुछ बातों के बारे में पूछ सके। बस इसी तरह उसे मुख्य किरदार चेन मो की याद आ गई। चेन मो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर साफ आसमान देखकर उसने आजादी की गहरी सांस ली। आजादी का एहसास सचमुच रोमांचकारी होता है। उसने पुलिस स्टेशन के गेट की ओर एक नजर डाली, जो किसी भयंकर जानवर की तरह लग रहा था जो लोगों को निगलने के लिए तैयार हो। वह तीसरी बार अंदर जाना ही नहीं चाहता था। डिंग लिंग लिंग, डिंग लिंग लिंग, डिंग लिंग लिंग। चेन मो जैसे ही जाने वाला था उसका फोन बज उठा। उसने उसे उठाया और देखा कि वह एयरलाई की ओर से था। चेन मो ने उत्तर दिया, अंकल एयर, आप कहाँ हैं? मैं पुलिस स्टेशन से बाहर हूँ। तियानयुवान रेस्टोरेंट में आइए, आपके गुरु भी बाहर हैं और हमारे साथ यही हैं। चेन मो को अभी तक ब्रदर्स गैंग के पतन के बारे में पता नहीं था और उसे पता चला कि वे तियानयुवान रेस्टोरेंट में थे जो ब्रदर्स गैंग के अधीन था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अपने गुरु से मिलने की उम्मीद में चेन मो उत्साह से भर गया और उसने सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी को रोका। कार में बैठते ही चेन मो ने अपना सिर झुकाया और खिड़की से बाहर गुजरते हुए नजारे की प्रशंसा की। शहर की समृद्धि जेल के अंदर की वीरांगी से बिल्कुल विपरीत थी। चेन मो की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने तुरंत ड्राइवर को मास्टर कहकर पुकारा। रुकना, अभी अभी। एक पल के लिए उसने दो परिचित आकृतियों को देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे जू हाओ और उनकी खूबसूरत शिक्षिका वांग जुइंग हैं। उसने टैक्सी रोकी, जल्दी से पैसे दिए और बाहर निकल गया। वह उस गली की ओर भागा। इस कुछ हद तक सुनसान गली में एक निजी रेस्तरां स्थित था। ये प्राइवेट रेस्टोरेंट की एक विशेषता है जो ग्राहकों को शांत वातावरण में भोजन करने का अवसर प्रदान करती है। वास्तव में महत्वपूर्ण व्यक्ति यह नहीं मानते कि केवल आलीशान रेस्तरां ही शिष्ट होते हैं। अक्सर सादगी का अनुसरण करना ही सर्वोच्च लक्ष्य होता है। ये प्राइवेट रेस्टोरेंट काफी अच्छा है। ये शेफ प्राचीन काल के शाही शेफों का वंशज है। हर व्यंजन को बड़ी सावधानी से और बेहतरीन ढंग से तैयार किया जाता है। आमतौर पर यहाँ तक कि धनी नवधनी भी जो यहाँ खाना खाना चाहते हैं उन्हें भी यहाँ खाना नहीं मिल पाता है। अमीर लोगों को भी आरक्षण के लिए कतार में लगना पड़ता है। हालांकि जू हाओ जैसे व्यक्ति को जाहिर है आरक्षण कराने की जरूरत नहीं है। बस एक फोन कॉल ही काफी है। जैसे ही जू हाओ और वांग जुइंग प्राइवेट रेस्टोरेंट में प्रवेश करने वाले थे, चेन मो तेजी से दौड़कर उनके पास आ गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपनी सुंदर शिक्षिका वांग को देखा। उसकी आंखें नम और मोहक थीं, उसका सुंदर चेहरा हल्का सा लाल था और वह एक युवा विवाहित महिला की मनमोहक आभा बिखेर रही थी। चेन मो की मानसिकता पल भर में ही फट पड़ी। 077 नायिका को गले लगाना, दिल से हत्या करना, उसे गोल गोल घुमाना, नायक का दुख और आक्रोश। डिंग, चेन मो की मानसिकता में जबरदस्त उछाल आया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 826। डिंग, चेन मो को गुस्सा आया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 972। डिंग, चेन मो को घृणा का अनुभव हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। चेन मो की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उनकी सबसे प्यारी और पसंदीदा खूबसूरत शिक्षिका वांग वास्तव में जू हाओ के साथ थी। और जिस तरह से वे दिख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा किया है जिसका वर्णन करना असंभव है। उसके हृदय में पवित्र और संत शिक्षक वांग का ख्याल था जो 50 वर्षीय जू हाओ के नीचे आनंद से मचल रहे थे। चेन मो को मरने की तीव्र इच्छा हुई। 3 साल पहले उसे लियू परिवार के उस बदमाश ने फंसा दिया था। शिक्षिका वांग जुइंग ही थी जो उनकी मदद करने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। तभी वह उसके दिल में बस गई। जेल से रिहा होने के बाद उसने शपथ ली कि वह इस अनमोल शिक्षक वांग की रक्षा करेगा। उसे किसी भी कीमत पर नुकसान न होने दें। क्या इसी तरह उसने उसकी रक्षा की? गिरफ्तारी के बाद से लेकर पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के बाद से पिछले कुछ दिनों में ही उनके प्रिय शिक्षक वांग को इस बूढ़े बदमाश जू हाओ ने नीचा दिखाया। ये सिर्फ शिक्षिका वांग जुइंग ही नहीं थी। वहां स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा शिया किंगगे भी थी जो इसी तरह जू हाओ के चंगुल में फंस गई थी। उन दोनों के बीच शिक्षक छात्र का संबंध भी था। चेन मो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भविष्य में क्या होगा अगर जू हाओ द्वारा उसकी सबसे पसंदीदा 2 महिलाओं को एक साथ मिला दिया जाए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो गया हो, उसका पूरा अस्तित्व फटने वाला हो। शिक्षक वांग, आप उनके साथ कैसे हैं? चेन मो का दिल कांप रहा था और उसके शब्द कुछ अस्पष्ट थे। अचानक उसके सामने प्रकट हुई आकृति को देखकर वांग जुइंग चौंक गई। उसने उस व्यक्ति की पहचान कर ली। उनकी पूर्व छात्रा चेन मो। वांग जुइंग शर्म से लाल हो गई और उसने संकोच से अपना सिर नीचे कर लिया। वह हमेशा से जू हाओ के साथ अपने रिश्ते को छिपाना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छात्र इतनी जल्दी उसकी असलियत जान लेगा। क्या वह जानबूझकर इतना दिखावा कर रही थी? जिस तरह से वह अभी अभी चली थी उसके बारे में सोचकर लोगों के लिए गलतफहमी होना वाकई आसान था। वह अपनी मोहक निगाहों से जू हाओ को घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। ये सब उसकी गलती थी। उसे तो महिलाओं के साथ नरमी से पेश आना भी नहीं आता था। उसे वास्तव में पता नहीं था कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। मानो वह कभी थकेगा ही नहीं। वांग जुइंग ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया।
नहीं, उसके और जू हाओ के बीच का मामला किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब जब उसका भेद खुल गया है तो वह कुछ नहीं कर सकती। अब बस एक बहाना ढूंढना ही एकमात्र उपाय है। गलतफहमी मत पालिए, चेयरमैन जू और मैं सिर्फ आम दोस्त हैं, हम तो बस साथ में खाना खाने आए थे। डॉट 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 चेन मो के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। जब आप ये कह रहे हैं तो क्या आपको जू हाउ से थोड़ी दूरी पर नहीं रहना चाहिए? आप बहुत करीब हैं। 139 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। और तुम अब भी कहते हो कि तुम सिर्फ साधारण दोस्त हो। क्या आप उसके साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं? ये देखकर कि चेन मो को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, वांग जुइंग फिर भी समझाना चाहती थी। अचानक उसे अपनी कमर के चारों ओर कसाव महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से जूहाओ के आलिंगन में गिर गया। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि जूहाओ उसे गहरी स्नेह भरी निगाहों से देख रहा था। जब से हमारा भेद खुल गया है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर उसकी निगाहें सीधे चेन मो से मिलीं। आप सही कह रहे हैं, हम साथ हैं। आप जुइंग के छात्र हैं, है ना? आशा है आप हमें आशीर्वाद देंगे। बेशक, जूहाओ इतनी मूर्खता नहीं करेगी कि वह अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दे। चेन मो के सामने तो इसका कोई महत्व ही नहीं था। खैर, इस नायक को कल सूरज देखने को नहीं मिलेगा। अगर वह उसे बता भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भावनात्मक मूल्य की लहर का भी लाभ उठा सकता है। क्यों नहीं? ये सुनकर वांग जुइंग स्तब्ध रह गई। पहले उसे लगता था कि जूहाओ द्वारा उनके रिश्ते को सार्वजनिक करने की बात सिर्फ कहने की थी। वह गंभीर था। स्पर्श किए जाने के साथ साथ वह पूरी तरह से घबरा भी गई थी। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल जाए तो स्कूल के छात्र और शिक्षिका लू उसे किस नज़र से देखेंगे? क्या वह अब भी सामान्य जीवन जी पाएगी? वांग जुइंग जू हाओ से खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जू हाओ ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। वह बिल्कुल भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। उसने एक तरीका सोचा, जू हाओ की कमर के आसपास की कोमल त्वचा को चुटकी से पकड़ना, इस उम्मीद में कि उसे दर्द होगा और वह उसे छोड़ देगा। लेकिन जू हाओ की शारीरिक क्षमता किस प्रकार की थी? इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यह एक तरह की शरारती छेड़छाड़ थी। जू हाओ के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ होने पर वांग जुइंग ने संघर्ष करना छोड़ दिया। एक विद्यार्थी के सामने एक पुरुष की बाहों में जकड़े जाने पर वांग जुइंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और बटेर की तरह अपना सिर जूहाओ के आलिंगन में छिपा लिया। इस समय चेन मो का मुंह ही नहीं फड़क रहा था, उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। किसी के दिल को मारना क्या होता है? किसी के दिल को कुचलने का यही मतलब होता है। उसने न केवल अपनी देवी शिक्षिका लू को चुराया, बल्कि अब वह उनके सामने दिखावा भी कर रहा था। और वह चाहता था कि वह उसे आशीर्वाद दे। बहुत अधिक। चेन मो के दांत आपस में खट की आवाज के साथ घिस गए, उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं और उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। अपनी खूबसूरत शिक्षिका लू को जूहाओ की बाहों में शर्माते हुए देखकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। अरे कमीने, शिक्षक वांग को छोड़ दो। चेन मो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, अब और सहन करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जूहाओ को पीटने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जूहाओ पर मुक्का मारा, वह हवा में ही जम गया। वांग जुइंग ने उसका रास्ता रोक रखा था। चेन मो के लहजे में कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए वह झट से जूहाओ के आलिंगन से मुक्त हो गई और उसके सामने खड़ी हो गई। क्रोधित चेन मो को देखकर वांग जुइंग ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? हालांकि वह नहीं चाहती थी कि जूहाओ के साथ उसके रिश्ते का खुलासा हो, लेकिन उस दोपहर जूहाओ को विदेशी भाषाएं सिखाने के बाद उसने मौन रूप से उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। ये रिश्ता बिना उजागर हुए भी कायम रह सकता था। अपनी प्रिय देवी शिक्षिका लू को अपने शत्रु के सामने खड़े होकर ठंडे भाव से उसका सामना करते हुए देखकर चेन मो को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। हृदयविदारक पीड़ा। डिंग। चेन मो का मन अस्थिर है। भावनात्मक मान जोड़ 884। शिक्षक वांग, क्या आप जानते हैं कि वह आपकी भावनाओं के साथ धोखा कर रहा है? दिल के दर्द को दबाते हुए चेन मो ने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में कहा, यह हमारा निजी मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। वांग जुइंग की आंखें ठंडी थीं। क्या वह ये नहीं जान पाएगी कि जूहाओ उसके बारे में क्या महसूस करता है? इसके साथ ही पिछली बार चेन मो को कुछ गुंडों के साथ मौज मस्ती करते हुए और यहाँ तक कि उसके सामने उसके बारे में चर्चा करते हुए देखना भी एक कारण था। चेन मो के प्रति उसकी बची कुची सहानुभूति भी पूरी तरह गायब हो गई। उसे तो ये भी लगा कि चेन मो फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वांग जुइंग की अविश्वास भरी निगाहों को देखकर चेन मो सुन्न पड़ गया। वह उसे कैसे यकीन दिला सकता था कि जूहाओ एक नीच इंसान था, एक पाखंडी था जो ऊपर से एक तरह का व्यवहार करता था और पीठ पीछे दूसरा। अपनी देवी शिक्षिका लू को जूहाओ द्वारा पूरी तरह से मूर्ख बनते देख वह इतना क्रोधित हुआ कि वह किसी को जान से मार देना चाहता था। अचानक उसके मन में बिजली की एक चमक कौंध गई। उसे ध्यान आया, शिक्षक वांग, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। यह आदमी एक नीच इंसान है। पिछली बार तो मैंने उसे शिया किंगगे के साथ भी देखा था। जी हाँ, जिया किंगगे हमारी कक्षा की सबसे खूबसूरत छात्रा है, आपकी ही छात्रा। वह शिक्षक लू और आपकी छात्रा दोनों को पटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे चेन मो बोलता गया उसका गुस्सा बढ़ता गया। शिक्षक लू और छात्र दोनों को पाने के बारे में उसने मन में भी सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जूहाओ ने ऐसा कर दिखाया।
एक बूढ़े आदमी ने ऐसा किया। चेन मो को इतनी बेचैनी हो रही थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वांग जुइंग पूरी तरह से हैरान थी। क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? बेशक, वह जिया किंगगे को जानती थी, जो कभी उसकी छात्रा हुआ करती थी। उस समय स्कूल में उसके अच्छे अंक आते थे। जू शिक्विंग और जू हुआई से तुलनीय। ये तीनों छात्र अब तक उनके द्वारा पढ़ाए गए सबसे उत्कृष्ट छात्र थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जू हाओ वास्तव में जिया किंगगे के साथ भी था? ये सोचकर कि वह और उसका छात्र युद्ध में साथी बन गए थे, उसे इतनी शर्म महसूस हुई कि वह कहीं छिप जाना चाहती थी। इसी क्षण शो को देख रहे जू हाओ ने आखिरकार बोलना शुरू किया। क्या आप शिया किंगगे के बारे में बात कर रहे हैं? वह मेरे दोस्त की लिंगर है। मेरे दोस्त ने देखा कि लियू परिवार की दूसरी पीढ़ी का वह अमीर व्यक्ति उसे लगातार परेशान कर रहा था, इसलिए उसने उसे मेरी कंपनी में काम पर रखवा दिया। उस दिन मैं संयोगवश उसके घर जा रहा था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले गया। वांग जुइंग ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि लियू परिवार की दूसरी पीढ़ी का लियू फी जिया किंगगे का दीवाना होकर पीछा कर रहा था। जू हाओ तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहा था और चेन मो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मैंने देखा कि तुमने उसे गुलाब भी दिए। उस दिन उसका जन्मदिन था और उसे गुलाब सबसे ज्यादा पसंद हैं। ये रेस्टोरेंट की तरफ से उपहार थे। जू हाओ ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। यह स्पष्टीकरण कुछ हद तक अटपटा था। 140 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उसका वांग जुइंग को स्पष्ट रूप से समझाने का कोई इरादा नहीं था। उसे कुछ समय के लिए संदेह करने देना भी एक एहतियाती उपाय के रूप में काम कर सकता है। जू हाओ को इसे हमेशा के लिए गुप्त रखने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार एक दिन शिक्षक और छात्र एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार होंगे। चेन मो इतना गुस्से में था कि उसके दांतों में खुजली होने लगी। उस दिन कार में उन दोनों के चुंबन के दृश्य को याद करते हुए उसकी मुट्ठियां भींच गईं, जिससे चटकने की आवाज आई। उस दिन क्या हो रहा था जब मैंने तुम दोनों को कार में किस करते देखा? जू हाओ के चेहरे पर हैरानी और असमंजस का भाव था। इस छात्रा को देखकर आपको गलतफहमी हुई। किंगगे मेरी दोस्त की बहन लिंगेर है, यानी मेरी भतीजी। इसके अलावा हमारे बीच उम्र का इतना बड़ा अंतर है, आप जो सोच रहे हैं वह कैसे हो सकता है? जू हाओ ने धार्मिक आक्रोश के भाव से बात की। वांग जुइंग ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह उस पर विश्वास करती है। जू हाओ का चरित्र बेदाग था। भले ही वह बेशर्म हो, फिर भी वह अपने दोस्त के लिंगर पर कभी हाथ नहीं लगाएगा। चेन मो को अंदर ही अंदर खून की उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। धत्तेरी की, अगर उसने उस रात से इतनी स्पष्ट रूप से न देखा होता और यहाँ तक कि जिया किंगगे से इसके बारे में पूछताछ करने भी न गया होता, उसे वाकई जू हाओ की बातों पर यकीन हो गया होगा। अपनी देवी गुरु को गुमराह होते देख चेन मो बेहद अनिच्छुक था और उसने जू हाओ को घूर कर देखा। क्या तुम ये कसम खाने की हिम्मत करते हो कि अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो तुम पर बिजली गिरेगी और तुम्हारी भयानक मौत हो जाएगी? डरने की क्या बात है? जू हाओ ने तुरंत आक्रोश का भाव दिखाते हुए हाथ उठाया और कसम खाने के लिए तैयार हो गया। वांग जुइंग ने तुरंत उसे रोक दिया। क्या शब्द हैं ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप यूं ही लापरवाही से ले सकते हैं? उसने अपना सिर घुमाया और चेन मो को गुस्से से घूरने लगी। क्या आपने काफी हंगामा कर लिया है? अगर हाँ, तो जल्दी से चले जाए। चेयरमैन जू का जो भी मामला है वह हमारा निजी मामला है और आप एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। वांग जुइंग ने ठंडे स्वर में बात की, उसमें जरा भी स्नेह नहीं था। वह मुड़ी और जू हाओ का हाथ पकड़कर प्राइवेट रेस्टोरेंट में चली गई। चेन मो अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था, मानो उस पर बिजली गिर गई हो, वह स्तब्ध रह गया था। उनकी धारणा के अनुसार शिक्षिका वांग जुइंग हमेशा से एक सौम्य, दयालु और समझदार शिक्षिका रही हैं। वह सभी का मुस्कुराकर अभिवादन करती थी। ये जानते हुए भी कि उसे फंसाया गया है, उसने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की थी। लेकिन आज वांग जुइंग ने उसे अपना एक अलग रूप दिखाया, ठंडा और पूरी तरह से भावनाहीन। अजनबियों के साथ उसके बर्ताव से भी बदतर। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। क्यों? वह स्पष्ट रूप से सच कह रहा था, जू हाओ झूठ बोल रहा था, फिर भी शिक्षक वांग ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह की स्थिति, जहां कोई व्यक्ति वास्तव में दूसरों का भला चाहता है लेकिन बदले में उसे गलत समझा जाता है और उसके साथ ठंडा व्यवहार किया जाता है, सबसे अधिक हृदय विदारक होती है। चेन मो जाना चाहता था लेकिन वह अनिच्छुक था। आखिरकार वांग जुइंग गलत नहीं थी। उसे जू हाओ ने धोखा दिया था। वह तुरंत नहीं गया बल्कि ये देखने के लिए वहीं रुका रहा कि आगे क्या होता है। क्या होगा अगर शिक्षक वांग उसके बहकावे में आकर जू हाओ के खिलाफ हो जाए? दुर्भाग्यवश वह निराश हो गया। वांग जुइंग ने जू हाओ से जोर जोर से बहस नहीं की, इसके बजाय वे एक साथ आराम से बैठकर मीठे व्यंजन खाने लगे। आप पूछेंगे, कितना प्यारा। ये कुछ ऐसा था जैसे तुम मुझे एक निवाला खिलाओ और मैं तुम्हें एक निवाला खिलाऊंगा। नए नए प्रेम प्रसंग में डूबे जोड़ों से भी कहीं अधिक प्यार में डूबे हुए। जू हाओ का हाथ भी लगातार उसकी कमर पर था। चेन मो की आंखें लाल थीं, उसकी आभा अस्थिर थी और उसकी हत्या करने की मंशा भयावह थी। तियानयुवान रेस्टोरेंट। चारों बंधुओं ने तय स्थान के अनुसार दागे गांव कियांग शिंग को यहां भोजन के लिए लाया। ये वह जगह थी जहां 6 भाई अक्सर खाना खाया करते थे। ब्रदर्स गैंग बनाने के बाद उन्होंने इस जगह को भी खरीद लिया, जिससे ये ब्रदर्स गैंग की संपत्ति बन गई। अब ये ब्लड स्लॉटर सोसाइटी के स्वामित्व में था। गाओ कियांग शिंग विशेष रूप से ब्लड स्लॉटर सोसाइटी से निपटने के लिए बाहर आया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह जगह अब ब्लड स्लॉटर सोसाइटी का इलाका बन चुकी है।
एक निजी कमरे में आपने जो नंबर डायल किया है वह इस समय बंद है। चेन मो के लंबे इंतजार के बाद भी ना आने पर ब्रदर्स गैंग के सदस्यों ने उसे दोबारा फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। दूसरे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओ मो शायद अभी अभी जेल से छूटा होगा और कुछ दिनों तक पुलिस स्टेशन में रहने के बाद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। गाओ कियांगशिंग ने अपना हाथ हिलाया। उसकी चिंता मत करो, चलो पहले खाना खा लेते हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी योजना चेनमो और उसके शिक्षक दोनों से निपटने की थी। हालांकि योजनाएं बदल गईं। अब उनके पास पहले केवल गाओ कियांगशिंग से निपटने का ही विकल्प था। खाना परोसा जा चुका था। उनमें से कुछ लोगों ने भरपूर मांस खाया और बड़े बड़े कटोरे भरकर शराब पी। वे सचमुच बेफिक्र थे। डेज, मैं आपको बधाई देता हूँ, 4 साल बीत गए हैं और डेज का व्यवहार आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले था। डेज, मैं आपको भी बधाई देता हूँ क्योंकि आपने जेल में एक अच्छे प्रशिक्षु को अपने साथ लिया। दागे, आपकी समय से पहले रिहाई पर बधाई हो। मैं आपके लिए टोस्ट भी करना चाहता हूँ। चारों भाइयों ने जानबूझकर या अनजाने में बारी बारी से गाओ कियांगशिंग के सम्मान में टोस्ट किया। गाओ कियांगशिंग भी खुश थे और उन्होंने सभी शुभकामनाओं को स्वीकार किया। किसी के द्वारा समय से पहले रिहाई पर बधाई देने पर गाओ कियांगशिंग ने अपना सिर हिलाया। यह वास्तव में जल्दी छुट्टी नहीं है, मैं केवल कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब मैं सब कुछ सुलझा लूंगा तो मुझे वापस जाना होगा। ये जल्द ही होगा, है ना? 5 साल और 4 साल से अधिक समय बीत चुका है, 1 साल से भी कम समय बचा है। वाह, दागे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए कितने बेताब थे। हाँ, अगर उस कमीने ने हमें धोखा न दिया होता तो डेज जेल नहीं जाता। अगर डेज अंदर नहीं जाता तो ब्लड स्लॉटर सोसाइटी का अस्तित्व ही नहीं होता। शायद हमारा ब्रदर्स गैंग साउथ सिटी छोड़कर पूरे शंघाई में फैल जाता। ओल्ड फाइव ने दिल से बात की। अगर गाओ कियांगशिंग ने उनका नेतृत्व किया होता तो वे ब्लड स्लॉटर सोसाइटी के हाथों में नहीं पड़ते। और डेज को पीठ में छुरा घोंपने की धमकी भी दी गई है। अपने भाइयों को उदास देखकर गाओ कियांगशिंग ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रदर्स गैंग का सफाया हो गया है और वह उन्हें सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे भाइयों, क्या मैं अब बाहर नहीं हूँ? कल हम अपने ब्रदर्स गैंग का हक वापस ले लेंगे। कल हम भाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनकी आवाज दमदार थी और उनका व्यवहार काफी वीरतापूर्ण था। दूसरे भाई ने अपने भाइयों को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, अपना शराब का प्याला उठाया और चापलूसी भरी मुस्कान दी। बिल्कुल, हमें विश्वास है कि आप में वह क्षमता है। चलो भाइयों, कल की हमारी सफलता के लिए जश्न मनाते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने एक साथ अपने प्याले उठाए और सारा पे पी गए।